हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट हिस्ट्री को। ये जो पूरा वन शॉट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेडिकेट होके जो एफ कैट एग्जाम में जितना पूछे जाते हैं और जिस डेप्थ तक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एक डाइवर्सिटी को कवर करते हुए कंप्लीट ये हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो होने वाले हैं। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये पूरा क्लास होने वाला है, पूरा हम लोग थ्योरी हो गया है ना, उसी के साथ फैक्ट्स हो गए, हर चीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से तो कवर कर लोगे, ठीक है। अब कवर करने के बाद एक चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, वो है प्रैक्टिस। अब ये डाउट आएगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस करना टेलीग्राम चैनल से। देखो, टेलीग्राम चैनल में हर एक टॉपिक का, जैसे कि अभी हिस्ट्री हो रहा है, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी को कवर किए हैं, पॉलिटी के साथ जो हम लोगों ने बायो को कवर किए हैं। तो इन सब चीज़ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हो चुके हैं। तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि जिस पैटर्न में एफ कैट पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में उसको भी हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। तो एक बार ट्राई करना, उसको मॉक टेस्ट देना। बाकी अभी तो हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का भी मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने आज कवर करना है वो है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में कवर करना है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टाइल में कैसे कवर करेंगे, तो देखो एक बार स्लाइड को देखो। यहाँ पे जब हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हर एक टॉपिक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वन लाइनर दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा 50 वन लाइनर है और वन लाइनर को यहाँ से कंप्लीट करोगे। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग टॉपिक तो कवर करेंगे, है ना, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री का चैप्टर आएगा, तो उसको तो कवर करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, ये वन लाइनर दिए हुए हैं, तो वन लाइनर को यहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री टॉपिक को। और उसमें हमें कवर करना है, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर मिडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। और एक कंटेंट जो है प्रॉपरली एफ कैट बेस्ड ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर लोकेशन देखोगे कि कहाँ पे इसका जो है, हमें मोस्टली इसका जो है ओरिजिनेट देखने को मिला है, तो ये जो एरिया हो गया ना इंडिया का, यहाँ पे, तो इस एरिया में हमें इसका मोस्टली लोकेशन देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहीं पे इसका ओरिजिनेट हुआ है। अब एक डाउट आएगा कि यहीं पे ओरिजिनेट क्यों हुआ है, यहाँ पे भी हो जाते इस एरिया में, या फिर नीचे वाले एरिया में हो जाते सदर्न इंडिया में। तो यहाँ पे ओरिजिनेट होने का एक मेन मकसद या फिर मेन इसका रीज़न ये है, क्योंकि इस एरिया में देखोगे तो पूरा यहाँ पे रिवर का फ्लोमेंट है, ठीक है। मेजर रिवर का ओरिजिनेट हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मेजरली यहाँ पे रिवर का ओरिजिनेट हो रहा है, रिवर का यहाँ पे फ्लो है, इसलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे ओरिजिनेट मेन हुआ है। एक तो पहला रीज़न हो गया, है ना। और बाकी जितना भी सिविलाइजेशन देखोगे, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, है ना, फिर चाइनीज़ का इधर सिविलाइजेशन हो गया चाइना साइड, तो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन जो है मेजरली जो रिवर बैंक है ना, रिवर के बैंक में ही इसका ओरिजिनेट हुआ है। क्योंकि ये रिवर का बैंक से ओरिजिनेट होने का यहाँ पे दो तीन कारण है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फर्टाइल लैंड मिल जाएगा। अब फर्टाइल लैंड मिलने के बाद यहाँ पे देखो, कहीं पे रहोगे तो पानी तो चाहिए, है ना, तो पानी कहाँ से हमें मिल पाएगा, रिवर से मिल पाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे इसका रीज़न है जो कि ओरिजिनेट हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे देखो 3300 BC से 1 या फिर 1300 BC ही तक ही इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। अब देखो, थोड़ा टाइम पीरियड को यहाँ पे मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ कि कहीं पे लिखा हुआ होता है BCE, कहीं पे लिखा हुआ होता है AD, तो इस सब चीज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, ये टाइम स्केल है और इसमें जीसस क्राइस्ट 0 कंसीडर करते हैं। तो इस 0 से आगे चले जाओगे तो 1 2, है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब 100 200 इस तरीके से सेंचुरी में भी काउंट कर सकते हो। तो जब जीसस क्राइस्ट से हम लोग आगे जाते हैं तो उस केस में हम लोग इसको AD एज्यूम करते हैं। और जब हम लोग जीसस क्राइस्ट से बिफोर आते हैं तो बिफोर के रेस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
तो इसको हम लोग जो है BCE कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1300, ठीक है, या फिर 3300 BCE, मतलब यहाँ का टाइम पीरियड को बता रहे हैं 3300 BCE। अब इसके बाद ये कम होता चले जाएगा, ध्यान देना, बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे टाइम पीरियड में देखोगे तो कम होगा, लेकिन जो इसका एक्चुअल टाइम है ये ग्रोथ रहेगा। ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होते हैं, तो यहीं पे सॉर्ट आउट इसको कर लेना। तो 3300 BCE है, उसके बाद कितना आएगा 3300, ये कम हो जाएंगे, ठीक है, 99 आएगा, फिर 98 आएंगे, इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब ये जीरो को क्रॉस करेंगे। अब जैसे ही जीरो को क्रॉस होगा तो फिर 100, 200, 300 AD में आएगा। और अभी हम लोग जो है एट प्रेजेंट 2025 में है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर इसको देखोगे तो 2025 AD में है। समझ आ रहा है क्या? इस तरीके से जो है टाइम पीरियड का यहाँ पे रहता है। इसका मोस्टली रीज़न देखोगे तो जो इंडस वैली बेसिन है उसी में हमें देखने को मिलता है। इंडस वैली के साथ उसका डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे कि रवि रिवर हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ब्यास रिवर है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। मेजरले साइड में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया। और मोस्टली इन सब चीज़ का लोकेशन देखोगे, साइट्स का लोकेशन देखोगे तो हर साइड जो है एक रिवर बैंक में ही इसका ओरिजिनेट हुआ है, रिवर बैंक में ही सेटलमेंट हमें देखने को मिला है। अब क्यों हुआ है इसका रीज़न भी बता चुका हूँ। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको 1920 में RD बनर्जी, फिर जॉन मार्शल और अदर डिफरेंट यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट रहे जिसके द्वारा इसे डिस्कवर किए गए हैं। कौन कौन डिस्कवर किए गए हैं आगे अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फीचर बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो फीचर में हमें देखने को मिला है अर्बन प्लानिंग हुआ है। यहाँ पे अर्बन प्लानिंग में वेल प्लान यहाँ पे सिटी देखने को मिला है, ग्रिड पैटर्न में देखने को मिला है, मतलब 90 डिग्री में, इस तरीके से जो है अब यहाँ पे हमें पूरा सेटलमेंट देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरीके से। और ये ग्रिड पैटर्न में पूरा एक स्ट्रीट बना है। फिर बेग्ड ब्रिक्स का यूज़ किए गए हैं। ड्रेनेज पैटर्न भी यहाँ पे हमें कवर देखने को मिला है। इस तरीके से अगर ड्रेनेज जा रहा है तो ऊपर में कवर देखने को मिला है ना, कवर करके रखे हैं जैसे, जिससे क्या हो सके कि सैनिटेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जाते थे, कौन कौन से, वीट हो गया, बार्ले हैं, पीज हो गया है ना, फिर सेसम हो गया, कॉटन हो गया। ट्रेड में ध्यान रखना, ये जो है इंटरनल ट्रेड भी करते थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड में जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, ओमन सिविलाइजेशन हो गया। जिस तरीके से जो है इंडिया में सिविलाइजेशंस रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी तरीके से जो ईस्टर्न एरिया है या फिर ओमन है वहाँ पे हमें ओमन सिविलाइजेशंस देखने को मिला है। तो ये थोड़ा चीज़ है, ध्यान यहाँ पे रखना है। बाकी यहाँ पे पीसफुल सिविलाइजेशंस में यहाँ पे हमें कोई किंग का तो एविडेंस मिला नहीं है। और यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिला है ना, सोसाइटल एज ऑर्गेनाइजेशंस की तरह रखते थे। बाकी मदर गॉडेस को भी यहाँ पे वार्शिप करते थे, एनिमल को भी वार्शिप करते थे, जो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट में उसको डिपिक्ट करके रखते थे। फिर राइटिंग स्टाइल में जो है पिक्टोग्राफिक यूज़ करते थे, लेकिन अभी तक उसको डिसिफर नहीं किए, लेकिन पिक्चर के फॉर्म में। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है कि पिक्चर के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे फिश का डिज़ाइन कर दिए, फिश का डिज़ाइन करने के बाद उसके बाद पोट्री ला रहे हैं, है ना, पोट्री का डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका फॉर्म दे रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पिक्चर का यूज़ करते थे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में बाकी बेग्ड ब्रिक्स का यहाँ पे यूज़ करते थे, उसी के साथ मड ब्रिक्स दोनों का यूज़ करते थे। यहाँ पे पोट्री व्हील्स हो गया, कॉटन वेवरिंग हो गया। फिर ये लोग जो है ब्रॉन्ज को जानते थे, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये मेटलर्जी का यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया था, मतलब नोन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं वो लोग इन सब चीज़ को जानते थे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स अगर डिस्कस किए जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये हड़प्पा साइट्स हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जो कि रवि रिवर में उसका क्या है बैंकमेंट देखने को मिला है, ओरिजिनेट देखने को मिला है, या फिर सेटलमेंट बोल सकते हो। तो ये जो है याद रखना है साइट्स को, साइट के साथ उसका कौन सा रिवर में ओरिजिनेट हुआ है, फिर कौन सा प्रेजेंट डे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसको याद रखोगे, कंट्री या फिर स्टेट या फिर उसका एक्सकेवेटर। ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल को अच्छे से कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, तो अच्छे से कवर करना। फिर मोहनजोदड़ो जो कि इंडस रिवर में है,
लरखाना जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में है। आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल के द्वारा इसको डिस्कवर किए गए हैं। उसके बाद धोलावीरा आ गया, लोथल है ना, फिर कालीबंगन हो गया, बनावली हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसका एक्सकेवेटर भी लिखा हुआ है, तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। चलो अगला बढ़े क्या। अब यहाँ पे कुछ मेजर एविडेंसेस हमें देखने को मिला है, कुछ फाइंडिंग्स, जैसे कि हड़प्पा में हमें ग्रेनरी देखने को मिला है, सीटाडेल हो गया, बेक्ड ब्रिक्स हाउस हो गया है ना, सील्स विथ इंडस स्क्रिप्ट के साथ देखने को मिला है। फिर उसी के साथ मोहनजोदड़ो हो गया, जहाँ पे हमें ग्रिड बाथ, डॉक यार्ड, सीटाडेल, फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हाउस देखने को मिला है। धोलावीरा में वाटर रिजर्व देखने को मिला है। तो बाकी 1-9 है, जस्ट इसको हमें रीड करना है। अब देखो यहाँ पे जो ये बताया ना, पहले ही इसको बता चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 50 यहाँ पे लिखा गया है। इस 50 को छोड़ना मत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक के बाद इंड में यही देखने को मिलेगा, जहाँ से अपने से या तो रिवाइज कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस के रूप में उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल में 200 MCQ का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट का जो है ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किए इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है ना। अब डिक्लाइन कई तरीके से हुआ है, लेकिन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है, तो डिक्लाइन होने के बाद उसी फेज में जैसे ही डिक्लाइन हुआ, एक और एज हमें यहाँ पे ओरिजिनेट देखने को मिला है। उस एज का नाम है वैदिक एज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अब, वो है वैदिक एज के ऊपर, जो कि 1500 से 1000 BC तक कंसीडर करते हैं। क्योंकि ये जो वैदिक एज है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक एज, और सेकेंड को हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक एज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अर्ली वैदिक एज है ना, इसमें हमें उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ में रिजिडिटी देखने को नहीं मिला है, रिजिड नहीं मिला है अर्ली वैदिक एज में। चाहे कास्ट सिस्टम का बात कर लो, वर्ण सिस्टम का बात कर लो, आश्रम्स का बात कर लो, या फिर सोसाइटल स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी चीज़ में हमें अर्ली वैदिक एज में रिजिडिटी देखने को नहीं मिला है। लेकिन यही जब पोस्ट वैदिक एज में आया, तो यहाँ पर रिजिडिटी होना स्टार्ट हो गए थे, है ना, रिजिड होना स्टार्ट हो गए थे। और ज़्यादा रिजिडिटी हमें जो है पोस्ट वैदिक एज में ही देखने को मिला है। तो इसको हम लोग टाइम पीरियड में डिफाइन करें तो अर्ली वैदिक एज को हम लोग 1500 से 1000 के बीच डिफाइन करते हैं, और लेटर वैदिक एज को 1000 से 600 BC तक डिफाइन किए जाते हैं। अब ये ऑप्शन आएगा कि कहाँ से हमें पता चला। तो वैदिक एज के बारे में हमें मोस्टली जो है कई मेथड हैं जिसके थ्रू हमें पता चला, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि ऋग्वेद हो गया, और ऋग्वेद जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है। उसके बाद सामवेद आ गया, यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। ये कुछ वेदस का रिलीजियस टेक्सेस हैं, क्योंकि हमें यहीं से पूरा रिलीजियस या फिर वैदिक एज का इन्फॉर्मेशन मिला है। सामवेद में जैसे कि म्यूजिक हो गया, म्यूजिक के साथ चैंटिंग का जो है पूरा रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ जो है सामवेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में रिचुअल्स के बारे में बताए गए हैं। अथर्ववेद में जो सोशल कस्टम्स हो गया, फिर उसी के साथ जो मैजिक्स हो गया, यही में बताए गए हैं अथर्ववेद में। फिर ब्राह्मणा से मिला है, अरण्यकाश हो गया, उपनिषद हो गया। उपनिषद जो कि फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, ठीक है, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। जैसे कि तर्क लगाना, रेशनल में जाना उपनिषद के द्वारा किए जाते हैं। अगर कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, तो ऋग जो उपनिषद है उसमें बोलेंगे कि उस रिचुअल्स को परफॉर्म क्यों किए जा रहे हैं, अगर परफॉर्म करोगे तो उससे क्या मिलेगा, किस तरीके से हमें उसका कॉज कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो तर्क किए जाते हैं वो है उपनिषद। और अरण्यकाश जो कि वन से रिलेटेड है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि पेंटेड ग्रेवियर एक्चुअली पोटरी है, ठीक है। पोटरी का भी कई फेस रहा है, उसी में एक फेस का नाम यहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर है, पोटरी का ही एक टाइप्स है। तो यहाँ से हमें मेजरली इसका सोर्सेज रहा है जहाँ से वैदिक एज के बारे में पता चलता है। फिर अर्ली वैदिक एज के बारे में अगर डिस्कस करें, तो अर्ली वैदिक एज में जो पॉलिटिकल लाइफ थे ना, वो ट्राइबल सोसाइटी है। उसके बाद किंग जो कि ट्राइबल चिफ के रूप में काम करते थे, जहाँ पे हमें सभा, समिति, विधाता ये सब चीज़ का इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दिए। फिर पॉलिटिकल अगर लाइफ अगर इसी को, ये तो अर्ली वैदिक हो गया, अगर लेटर वैदिक एज के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए, तो हमें लार्ज किंगडम का राइज होते हुए दिखाई दिए हैं।
पहले जो है यहाँ पे पॉलिटिकल जो अर्ली वैदिक एज है यहाँ पे उस तरीके से जो है किंगडम का ओरिजिनेट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी थे लेकिन किंगडम का ओरिजिनेट नहीं हुआ है। किंगडम का ओरिजिनेट डायरेक्टली लेटर वैदिक एज में हुआ है। फिर स्ट्रॉन्ग किनशिप रहे हैं, पहले उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, बाली हो गया, भाग हो गया, जो कि एक टैक्स का ही टाइप है। फिर हेडिटरी किनशिप होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ समझ आ गया, दोनों को एक साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में यहाँ पे जो है अर्ली वैदिक एज में सिंपल सोशल लाइफ थे, कोई हमें कास्ट सिस्टम का रिजिडिटी भी देखने को नहीं मिला है। वुमेन को यहाँ पे रेस्पेक्टेबल थे, है ना, रेस्पेक्टेबल थे, रेस्पेक्ट करते थे। उसी के साथ जो प्रैक्टिस मोनोगेमी का प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे। तो जो लेटर वैदिक एज है उसमें सब चीज़ जो है चेंज हो गया। कैसे, वर्ण सिस्टम यहाँ पे बना दिए गए और बनाने के साथ रिजिड कर दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से। वुमेन्स का जो स्टेटस था ना, पहले जो है अर्ली वैदिक एज में जिस तरीके से वुमेन को रेस्पेक्ट करते थे उस तरीके से अब जो है लेटर वैदिक एज में हमें उसका वुमेन का जो रेस्पेक्टेड है पूरा डिक्लाइनिंग फेज में चला गया। फिर एजुकेशन यहाँ पे लिमिट कर दिए गए। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में अगर डिस्कस करें तो पास्टल इकोनॉमिक थे, है ना, कैटल को अपना वेल्थ कंसीडर करते थे। एग्रीकल्चर यहाँ पे सेकेंडरी रहता था, ध्यान देना इस चीज़ को। सबसे पहले इसका जो इकोनॉमी का अगर टाइप देखोगे तो पास्टल इकोनॉमी है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है ना वो सेकंड फेज में रखते थे। फिर इकोनॉमिक लाइफ अगर लेटर वैदिक में देखोगे तो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन गया। पहले जो है पास्टल इकोनॉमी थे, कैटल वेल्थ में ज़्यादा ध्यान देते थे, एग्रीकल्चर सेकेंडरी था अर्ली वैदिक एज में। लेकिन यही चीज़ जब लेटर वैदिक एज में आया, पोस्ट वैदिक एज में आया, तो एग्रीकल्चर को प्रीडोमिनेटली अपना मेन ऑक्यूपेशन डिक्लेयर किए। फिर यहाँ पे आयरन का यूज स्टार्ट हो गया, ट्रेड हो गया, क्राफ्ट हो गया, डेवलप हो गया है। कॉइन का यहाँ पे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गया है, जो कि हम लोग निक्स से बोलते हैं या फिर निक्सा बोलते हैं लेटर वैदिक एज में। फिर रिलीजन का अगर बात करोगे तो यहाँ पे नेचर वर्शिप करते थे, इंद्र हो गया, अग्नि, वरुण, सोम जो कि मेन गॉड थे। और आइडल वर्शिप हमें देखने को नहीं मिला है अर्ली वैदिक एज में। लेकिन जो है लेटर वैदिक एज में यहाँ पे ब्राह्मण का राइज हो गया, है ना, जो उपनिषद है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, कर्म, मोक्ष, इन सब चीज़ का आइडिया ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये तो रहा डिटेल कंपैरिजन अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड का। और बाकी यहाँ पे कुछ कंपैरिजन टेबल लिखा हुआ है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब यहाँ पे फिर से आ गया 51 लाइनर का, कवर करना इस चीज़ को तो यहाँ पे भूलना नहीं है। फिर नेक्स्ट जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने एक डिस्कस किए अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने एक चीज़ एज्यूम किए हैं, डिस्कस किए, वो है किंगडम का। ठीक है, किंगडम का यहाँ पे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ से देखो, यहाँ पे ही डिस्कस किए कि लार्ज किंगडम का जो है राइज हो गया था। तो यही जब किंगडम जो है, यही जो किंगडम का राइज हुआ ना, तो महाजनपद में क्या हो गया, एक लार्जमेंट किंगडम का ओरिजिनेट यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। और इसका ओरिजिन हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, लेटर वैदिक पीरियड से, क्योंकि लेटर पीरियड जो है, लेटर वैदिक पीरियड है, वहीं से तो ओरिजिनेट हुआ है। और वहीं से ओरिजिनेट होने के कारण जब महाजनपद आए तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लार्ज किंगडम का ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे, पूरा सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो जो महाजनपद पीरियड है उसको हम लोग जो है 6th सेंचुरी कंसीडर करते हैं, और इसको हम लोग एज ऑफ महाजनपदास भी बोलते हैं, इस तरीके से जाने जाते हैं। क्योंकि महा का मतलब यहाँ पे है ग्रिड से, ठीक है, महा का मतलब यहाँ पे ग्रिड से है। और ये जो जनपदा लिखा हुआ है, जनपदा मतलब होता है ट्राइबल, ट्राइब का या फिर टेरिटरी बोल लो। ठीक है, जो ट्राइबल टेरिटरी है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं जनपदा। तो यहाँ से हो गया महाजनपद, मतलब हो गया ग्रेट टेरिटरी ऑफ ट्राइब, जो कि हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, यहाँ से हमें इसके बारे में जो है डिस्कशन मिलता है। जैसे कि जो है अंगुत्तर निकाय हो गया, फिर जैन टेक्स्ट में जैसे कि भगवती सूत्र हो गया, पुराण हो गया, इन सब चीज़ से जो है हमें जानकारी मिलता है कि महाजनपद जो है एग्जिस्ट करते थे। बाकी टोटल यहाँ पे 16 महाजनपद रहे हैं, और 16 महाजनपद में जैसे कि अंग हो गया, अंग का कैपिटल रहा है चंपा। फिर नेक्स्ट जो है जनपद हो गए वो है जो है मगध, और मगध यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम रहे हैं। और लास्ट में अल्टीमेटली सबको जो है फाइट करके टेरिटरी को कैप्चर करके एक ही लास्ट में एक ही यहाँ पे महाजनपद का एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा, और वो है मगध महाजनपद।
और यहीं से डायरेक्टली क्या होगा कि डिफरेंट इसके बाद मौर्यन किंगडम आएंगे, मौर्यन किंगडम के बाद सुंग डायनेस्टी आएगा, कनौज डायनेस्टी आएंगे, सातवाहन आएंगे। ये सब चीज़ का जो टेरिटरी रहा है वो मगध एरिया में ही कॉन्सेंट्रेट रह के रहेंगे। आगे डिस्कस करेंगे। तो मगध जो कि राजगिरी पाटलिपुत्र में है, काशी वाराणसी हो गया। कैपिटल याद रखोगे, ये 16 महाजनपद को तो याद रखना ही रखना है, उसी के साथ जो कैपिटल है उसको भी याद रखोगे। फिर कौशल हो गया, श्रवस्ती, वत्स का कैपिटल कौसंभी रहा है ना। अवंती का यहाँ पे उज्जैन है, छेदी का सुक्तिमती है, तो मल्ल हो गया है ना, वज्जी, फिर वृजी, उसके साथ कुरु, पंचाल हो गया, मत्स्य हो गया, शूरसेना है, असाका हो गया, गंधारा हो गया। तो इसको याद रखना है, थोड़ा कैपिटल के साथ याद रखोगे। कुछ इसका पॉलिटिकल फीचर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म देखने को मिला है, मोनार्कियल फॉर्म के साथ रिपब्लिकल देखने को मिला है, मतलब दोनों टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस थे। मोनार्कियल में जैसे कि मोनार्की हो गया, ठीक है, मोनार्की मतलब मगध जो है, कौशल हो गया, यहाँ पे मोनार्की देखने को मिला है। रिपब्लिक मतलब, रिपब्लिक का मतलब सीधा है कि जो पीपल है अपना लीडर को इलेक्ट करने वाले हैं, उसी को रिपब्लिक बोल रहे हो। और मोनार्की का मतलब होता है जो हेडेट्री चले आ रहे हैं, जैसे कि फादर हो गया, उसके बाद उसका सन हेड बनेगा, है ना, उसके बाद उसका सन हेड बनने वाले हैं, इस तरीके से। फिर किंग के पास यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद असेंबली का, फिर आयरन टूल का यूज़ करना। एग्रीकल्चर यहाँ पे एक्सपांड देखने को मिला है, जैसे कि लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया था, और वहीं से जो है यहाँ पे एक्सपांडमेंट हमें देखने को मिला है महाजनपद में। एग्रीकल्चर का, ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्लरिशमेंट हुआ है। जो पंचमार्क कॉइन है इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे इसी फेज में। रिलीजियस कंडीशन में यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का राइज हुआ। क्योंकि देखो रिलीजियस अनरेस्ट होना एक अदर फैक्टर है, और वही एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का यहाँ पे क्या देखने को मिला है, राइजमेंट देखने को मिला है। क्योंकि देखो दो लोगों के बीच यहाँ पे फाइट हो रहा है, और थर्ड बीच जो है, थर्ड क्या आ रहे हैं कि उसको एक मिडिल पाथ दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से जो है फाइट नहीं करना है, ऐसा, ठीक है। तो यहीं से हमें क्या देखने को मिला है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज देखने को मिला है। और अपोजिशंस टू कॉस्टली वैदिक रिलीजियस, मतलब जो महाजनपद रहे वहाँ पे भी जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसको अपोज करना, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म भी अपोज करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि जितना भी 16 महाजनपद है उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस किए। लेकिन एक चीज़ और बताया था कि जो है लास्ट में अल्टीमेटली मगध का ही राइज हुआ। बाकी जितना भी यहाँ पे जो महाजनपद है 15 महाजनपद उसका डिस्ट्रॉय हो गया, और एक ही यहाँ पे राइज देखने को मिला है, वो है मगध का। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है मगध एरिया का, वहाँ पे गैंगेटिक प्लेन है, मतलब लैंड यहाँ पे फर्टाइल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लैंड फर्टाइल है मतलब एग्रीकल्चर जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होंगे। एग्रीकल्चर ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो सब लोग जो है एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे, तो मगध इसलिए यहाँ पे राइज हुआ है। फिर आयरन ओर का अवेलेबिलिटी जो है मगध एरिया में ही हुआ। फिर इफिशिएंट रूरल भी रहे हैं, है ना। जस्ट रिसोर्स होने से कुछ नहीं होगा, रिसोर्स को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज भी तो करना है। तो यहाँ पे इफिशिएंट रूरल भी रहे हैं, जैसे कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्ट्रॉन्ग आर्मी रहे हैं। फिर स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत अच्छे से रहा है, क्योंकि एक साइड पूरा इसका रिवर बैंक रहे हैं। तो यही एक कारण है जिसके थ्रू मगध का राइज हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है ना, ये सब चीज़ को तो अपने से ही कवर करना है। मगध डायनेस्टी में आपको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब हो गया है मगध का राइज। 16 महाजनपद में एक मगध मतलब एक जो महाजनपद है उसका ओरिजिनेट हुआ है मगध का। अब मगध में डिफरेंट रूरल यहाँ पे जो है क्या किए हैं, रूल किए हैं। और इसका जो है प्रेजेंट डे अगर देखोगे तो जो बिहार है, बिहार एरिया में, ठीक है, ये अगर लोकेशन बनाए तो ये जो बिहार एरिया है ना, इस एरिया में यहाँ पे इसका हमें देखने को मिला है लोकेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी में सबसे पहले आया हरण्यका डायनेस्टी। हरण्यका डायनेस्टी में जो है दो इंपॉर्टेंट रूरल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट रूरल है बिंबिसार, और सेकेंड इंपॉर्टेंट रूरल रहे हैं अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार जो कि इसका फाउंडर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया, मगध को एक्सपांड किए थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेज, या फिर मैरिज के थ्रू अलायंस करके डायरेक्टली क्या किए, अपना टेरिटरी को एक्सपांड किए हैं। उसी के साथ अजातशत्रु हैं जो कि वज्जी को डिफीट किए हैं, और पाटलिपुत्र को जो है पूरा क्या किए हैं, फोर्टिफाई करने का काम अजातशत्रु के द्वारा ही किए गए हैं।
फिर उसके बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आएगा, जिसमें से जो शिशुनाग है वो हरण्यका डायनेस्टी को इन करेंगे, और उसके साथ जो है काल अशोक जो है सेकेंड रूलर आएगा, ठीक है, जो कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली है यहाँ पे कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। फिर नेक्स्ट जो है मगध डायनेस्टी यहाँ पे आएगा, वो है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में दो इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे याद रखना, एक का नाम है महापद्मानंद जो कि फाउंडर है ना, इसको हम लोग अग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है धनानंद, धनानंद जो कि लास्ट रूलर रहे हैं, और यही धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या करने वाले हैं, डिफीट करने वाले हैं। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस धनानंद को डिफीट करेगा, उसके बाद जो मौर्यन डायनेस्टी है उसका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लास्ट किंग यहाँ पे धनानंद रहे हैं नंद डायनेस्टी का, तो इसको मौर्य डायनेस्टी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं फाइटिंग के थ्रू, और उसके बाद यहाँ से मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया क्या। तो यहीं से हमें जो है इम्परर स्टार्ट हो गया, और उसी के साथ यहाँ पे डिफरेंट इन्वेजन भी होना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि ग्रीक इन्वेजन हो गया जिसे नंद रूल के द्वारा स्टॉप भी किए गए थे। तो ये वन लाइनर है, इसको कवर करना है। अब देखो यहाँ से क्या है कि धनानंद जैसे ही डिस्ट्रॉय होंगे तो मौर्यन डायनेस्टी आएगा, और जब हम लोग ये मगध डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, पूरा मगध एरिया को पढ़ रहे हैं, तो इसी टाइम से ओरिजिनेट हो गए थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। क्लियर है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का ओरिजिनेट यहीं से हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। तो देखो अब नेक्स्ट कवर करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म को। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को देखोगे तो सबसे पहले टॉपिक हमें कवर करना है वो है बुद्धिज्म को, क्योंकि बुद्धिज्म का ओरिजिनेट 6th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, और ये जो है अपोज करते थे कॉस्टली वैदिक रिचुअल्स को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के डायरेक्टली अगेंस्ट थे, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ये बोलते थे। कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धा के लाइफ के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये बर्थ जो है इसका 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। चाइल्डहुड नेम इसका सिद्धार्थ है, फादर का नाम सुदोधना है, और मदर का नाम यहाँ पे महामाया देवी है। फिर सन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो इनलाइटनमेंट लिखा हुआ है और रिनंसिएशन लिखा हुआ है। रिनंसिएशन मतलब क्या हुआ कि अपने घर को छोड़े हैं, ठीक है। बुद्धा कब बना, जब अपने घर को छोड़े, फिर पेनेंस किए हैं, है ना, तपस्या किए हैं, फिर एक इनलाइटनमेंट आया है, इस तरीके से जो है लास्ट में जाके बुद्धा बना है। तो सबसे पहले अपने घर को त्यागे हैं, 19 साल उसका जब उम्र थे, और इसको इनलाइटनमेंट मिला है। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि पूरा सर्व ज्ञान मिल गया, ठीक है। डायरेक्टली क्या हो गया, सर्व ज्ञान हो गया, सब चीज का इसको नॉलेज हो गया है। कहाँ पे हुआ है, बोध गया में, जो बोधि ट्री है वहां पे इसका इनलाइटनमेंट हुआ है। और जब इनलाइटनमेंट हुआ, हर चीज का नॉलेज हो गया, तो इसके द्वारा एक फर्स्ट सरमन दिए हैं, पहला टाइम जो है स्पीच दिए हैं, फर्स्ट स्पीच दिए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं, सारनाथ में, और इसी फर्स्ट स्पीच को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। और इसका जो है डेथ हुआ है, डेथ को हम लोग डिनोट करते हैं महापरिनिर्वाण से, ठीक है, महापरिनिर्वाण से, जो कि कुशीनगर में इसका डेथ हुआ है। तो 4 नोबल इसका ट्रूथ रहे हैं, है ना, टीचिंग ऑफ बुद्धा में जो है 4 नोबल ट्रूथ रहे हैं जो कि बताए गए हैं। इसका क्रम याद रखना, ठीक है, इसका जो है सीक्वेंस याद रखोगे कि लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग, जिसे दुख बोले हैं। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, जिसे तृष्णा बोले गए हैं। और सफरिंग कैन बी इंडेड, सफरिंग कैन बी इंडेड, 8 फोल्ड पाथ लीड टू एंड ऑफ सफरिंग। अब यहाँ पे ये भी बोले हैं कि सफरिंग को हम लोग इंड कर सकते हैं। कैसे इंड कर सकते हैं, हमारे पास 8 फोल्ड पाथ है। 8 फोल्ड पाथ मतलब 8 एक्शन है जिसके थ्रू हम लोग इस पूरे डिजायर को, सफरिंग को इंड कर सकते हैं। कौन कौन से, राइट व्यू हो गया, इंटेंशन, राइट इंटेंशन हो गया, राइट स्पीच है, राइट एक्शन हो गया, फिर राइट लाइवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसेंट्रेशन। ये जो है टोटल 8 यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ हैं जिसके थ्रू पूरे इस सफरिंग को डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं, इंड किए जा सकते हैं। और बुद्धिज्म का जो है मेन इंपॉर्टेंट जो इसको हम लोग जाने जाते हैं वो है इसका मिडिल पाथ के नाम से, ठीक है। न तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं और न ही ज़्यादा पूरा लोअर में जाते हैं, सिविल एसेटिज्म में जाते हैं, ठीक है, ना तो लग्जरी में जाते हैं, नहीं सिविल एसेटिज्म में जाते हैं। तो ये मिडिल पाथ के नाम से जाने जाते हैं, मध्यम मार्ग के नाम से। अब जैसे ही बुद्धिज्म का डेथ हुआ, महापरिनिर्वाण हुए, तो इसके बाद क्या है, डिफरेंट रूरल के द्वारा डिफरेंट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए। क्यों काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए,
जिसके थ्रू बुद्धिज़्म का जितना भी टेक्स्ट है उसको, या फिर बुद्धिज़्म के टीचिंग को कैसे स्प्रेड करना है, उस टीचिंग को कैसे टेक्स्ट बुक में जो है प्रिंट करना है। तो इन सब चीज़ के और डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूरल के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में इसका काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए। जैसे कि फर्स्ट टाइम जो है काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे राजगिरी में, जो इसे हेड करने का काम किए गए हैं अजातशत्रु के द्वारा। सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज किए गए थे वैशाली में, जो कि काल अशोक के द्वारा इसे जो है पेट्रोन किए गए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसे अशोका के द्वारा पेट्रोन किए गए। फिर फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे कश्मीर में ऑर्गेनाइज किए गए थे कनिष्क के द्वारा। ठीक है, कनिष्क का लोकेशन जो है 70 AD में इसका टाइम पीरियड देखते हैं, तो कनिष्क के द्वारा इसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म टैक्स हैं, जैसे कि उसको हम लोग त्रिपिटाक बोलते हैं। बुद्धिस्ट का जो टैक्स है त्रिपिटाक बोलते हैं, या फिर इसी को 3 बास्केट बोलते हैं, जिसमें पहला है विनय पिटाक, सेकंड सूत्र पिटाक और ये है अभिधम्म पिटाक। और इन सब चीज़ का जो लैंग्वेज लिखे गए हैं वो पाली लैंग्वेज में यूज़ किए गए हैं। बाकी कुछ इसका सेक्ट्स भी रहे हैं। सेक्ट्स का मतलब है ये हो गया बुद्धिज़्म। अब जैसे ही बुद्धिज़्म का यहाँ पे डिक्लाइन नहीं बोलना चाहिए, बुद्धिज़्म का डेथ हुआ। अब बुद्धिज़्म का डेथ हुआ तो फिर उसका जो फॉलोअर रहे हैं, कुछ फॉलोअर अलग उसका पाथ को जो है डिफाइन कर लिए बुद्धिज़्म से ही, कुछ फॉलोअर जो है उसका अलग मेन ट्रैक में चले गए। मतलब यहाँ से सेक्ट्स का यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया था। कौन कौन से सेक्ट्स रहे हैं वो है हीनयान हो गया, महायान हो गया और वज्रयान हो गया, है ना। तो हीनयान का क्या आइडियोलॉजी था, जो ओरिजिनल टीचिंग है, जिस तरीके से बुद्धिज़्म या फिर बुद्धा टीच करते थे, तो हीनयान के द्वारा उसी ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करने का काम, और जिस तरीके से सिंपल वे में रहते थे उसी को यहाँ पे फॉलो करने का काम हीनयान के द्वारा किए गए। और यही बुद्धिज़्म से एक हीनयान ओरिजिनेट हुआ और एक इसी बुद्धिज़्म से महायान ओरिजिनेट हुआ। और महायान का जो आइडियोलॉजी था ना, वो आइडल वर्शिप की तरफ चले गए। मतलब कि जो बुद्धिज़्म है उसको भगवान का स्वरूप देने लग गए। बुद्धिज़्म को डायरेक्टली जो गौतम बुद्ध हैं उसको आइडल वर्शिप की तरह पूजना स्टार्ट कर दिए गए महायान सेक्ट के द्वारा, और यहीं से बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हो गया। फिर वज्रयान, जो कि एक तांत्रिक जो प्रैक्टिस होते हैं उसमें भरोसा करना, और उसी के थ्रू बुद्धिज़्म का इस तरीके से 3 सेक्ट्स जो हैं ओरिजिनेट हुए। बाकी बुद्धिज़्म का कुछ सिंबल जैसे कि व्हील हो गया जो धर्म चक्र प्रवर्तना बताते हैं, बोधि ट्री हैं, स्तूपा हो गया, लोटस हो गया। स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म कई तरीके से हुए हैं, जैसे कि मिशनरी भेजे गए, डिफरेंट जो रूरल हैं उसके द्वारा मिशनरी भेजे गए। फिर अशोक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अशोक के द्वारा ही किए गए, है ना। उसका जो मेजर पिलर रहे हैं उसमें हो गया। फिर उसी के साथ जो रॉक एडिक्ट रहे हैं उसमें जो है पूरा बुद्धिज़्म के टीचिंग को प्रोपोगेट करना। फिर अशोक का जो है धर्म हो गया, धम्म हो गया। फिर श्रीलंका, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब चीज़ में जो है बुद्धिज़्म का स्प्रेड देखने को मिला है। बताओ यहाँ तक ठीक। चलो ये तो हो गया बुद्धिज़्म। अब इसी के जो पैरेलल एक और जो है, इसी के जो पैरेलल एक और जैसे बुद्धिज़्म चल रहा था उसी में जो है एक जैनिज़्म का भी यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। जैनिज़्म जो कि एक इंडियन एंशिएंट जो एक रिलीजन बोल सकते हो, जैसे कि बुद्धिज़्म का रिलीजन रहा है, सेम आइडियोलॉजी में जैनिज़्म का भी रिलीजन रहा है, जो कि 6th सेंचुरी में इसका भी ओरिजिनेट हुआ है। और इनका भी जो मेन जो आइडियोलॉजी था, मेन आइडियोलॉजी तो और है, लेकिन इसके द्वारा भी जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसको अपोज करते थे, कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे। मतलब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है दोनों कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, प्लस उसी के साथ जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसको भी अपोज करते थे। क्योंकि वैदिक रिचुअल जो है ना, वैदिक रिचुअल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अब कॉस्टली है तो वैदिक रिचुअल तो उस वही लोग परफॉर्म कर पाएंगे जिसके पास पैसा हो, जिसके पास मनी हो वही वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिसके पास मनी नहीं है, लेकिन वो लोग भी तो वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करना चाहते होंगे। ठीक है, तो इनको अपोज करने का काम प्लस कास्ट सिस्टम को अपोज करने का काम जैनिज़्म के द्वारा भी किए गए। अब जैनिज़्म में डिफरेंट टीचर्स आए। ठीक है, जैनिज़्म में डिफरेंट टीचर्स आए और वही टीचर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे तीर्थंकरास। तो टोटल यहाँ पे 24 तीर्थंकर्स हुए हैं, जिसमें जो आदिनाथ हैं जिसे हम लोग ऋषभनाथ बोलते हैं वो फर्स्ट तीर्थंकर रहे हैं, और जो लास्ट तीर्थंकर रहे हैं वो हैं महावीर। ठीक है, जो कि जैनिज़्म का ओरिजिनेट हुआ है।
तो महावीर का लाइफ के बारे में अगर डिस्कस करें तो 540 में इसका ओरिजिनेट हुआ है, मतलब बॉर्न हुए हैं कुंडल ग्राम में वैशाली के पास। फादर का नाम सिद्धार्थ रहे हैं, मदर का नाम त्रिशला है। फिर इसके द्वारा जो है सुप्रीम नॉलेज, जैसे कि ये हो गया बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म में जब हम लोग सुप्रीम नॉलेज को क्या बोल रहे हैं, इनलाइटेनमेंट बोल रहे हैं। सेम जैनिज्म में सुप्रीम नॉलेज को केवला जना बोलते हैं, ठीक है। इसे जो है 42 के एज में केवला जना हुआ है, सुप्रीम नॉलेज हुए हैं। और निर्वाण जो है इसको हुए, निर्वाण मतलब यहाँ पे डेथ को बताया गया है, तो पावपुरी बिहार में इसका डेथ हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग में जैसे कि 3 जेवलेस रहे हैं, त्रिरत्न रहे हैं, जैसे कि राइट जो है राइट फैथ, जिसे हम लोग सम्यक दर्शन बोलते हैं, राइट नॉलेज होना चाहिए, सम्यक जना, फिर राइट कंडक्ट होना चाहिए, सम्यक चरित्र। इस तरीके से जो है जैनिज्म का टीचिंग रहे हैं। और उसी के साथ इसका 5 ग्रेट वॉर्स भी रहे हैं, जिसे हम लोग पंच महाव्रत बोल रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अष्टेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो ये 5 इसका ग्रेट ओ रहे हैं। जिस तरीके से बुद्धिज्म में जो है 2 सेक्ट में 3 सेक्ट में जो है डाइवर्जमेंट हुआ है, उसी तरीके से जैनिज्म में भी इसी तरीके से डाइवर्जमेंट हुआ है। दिगंबर हो गया फर्स्ट, और एक हो गया श्वेतांबर। दिगंबर जो कि नेक्ड ही रहते थे, ठीक है, बिलीव करते थे कि वुमेन कैन नॉट अटेन लिबरेशन। ये जो है दिगंबर के द्वारा बिलीव किए जाते थे कि जो वुमेन है ये लिबरेशन अटेंड नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है श्वेतांबर, जो कि वाइट क्लॉथ पहनते हैं। श्वेत का मतलब ही होता है वाइट, तो जो वाइट क्लॉथ पहनते थे उसी को हम लोग यहाँ पे श्वेतांबर बोल रहे हैं। और ये लोग जो है इसका बिलीव है कि जो वुमेन है वो लिबरेशंस को अटेंड कर सकते हैं, ये श्वेतांबर का है। फिर जैन काउंसिल, 2 ही इंपॉर्टेंट काउंसिल यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे। फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में और सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी में। और जो जैन टेक्सेस का अगर बात करोगे तो प्रकृति लैंग्वेज, प्रकृत जो लैंग्वेज हैं यूज़ किए जाते थे। और इसका जो सेक्रेट टेक्स्ट हैं इसको बोले जाते हैं अंगमाश, ठीक है, या फिर अंग बोले जाते हैं हिंदी में। सिंबल हैंड विथ फील हो गया, जो कि अहिंसा को डिनोट करते हैं। फिर कर्म हो गया, रीबर्थ हो गया, इन सब चीज़ में बिलीव करते थे। मोक्ष इसका जो है मेन गोल है। जो जैनिज्म है तो जैनिज्म का मेन गोल यहाँ पे मोक्ष ही है। बाकी डिफरेंट रूरल के द्वारा इसको भी पेट्रोनाइज किए गए, जैसे कि बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु हो गया, उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। इन सब चीज़ का यहाँ पे सपोर्टेड मिला है, जिसके थ्रू इसका भी क्या हुआ है, स्प्रेडमेंट अच्छा खासा ही हुआ है। 1-9er है, 1-9er याद रहेगा, इसको एक बार कवर करना, दोनों का है ना। यहाँ पे बुद्धिज्म के भी 1-9er लिखा हुआ है और जैनिज्म का भी 1-9er लिखा हुआ है, तो याद रखोगे इसको। बाकी एक चीज़ लास्ट में बताया था जैनिज्म और बुद्धिज्म के पहले कि जो नंद डायनेस्टी है, तो नंद डायनेस्टी में लास्ट रूलर रहे हैं धनानंद। अब इस धनानंद को जो है डिफीट करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डिफीट किए जाएंगे। और जैसे ही धनानंद को डिफीट किए जाएंगे लास्ट रूलर को, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी का यहाँ पे इस्टाब्लिशमेंट हो गया था। मौर्य डायनेस्टी जो कि 320 BCE से 185 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा है। तो मौर्य डायनेस्टी जो कि फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, पूरे एंशिएंट इंडिया को कंसोलिडेट करने का काम, जो इंडिया रहा है उस समय, उसको पूरा फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया को कवर किए जा चुके थे तो मौर्य डायनेस्टी के द्वारा। साउथ के जो कुछ पार्ट हैं उसको यहाँ पे है ना ओमिट करना, बाकी मेजरली जो इंडियन सब कंटिनेंट पूरा एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गए थे। और मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किए गए थे। पाटलिपुत्र इसका कैपिटल रहा है। मेन सोर्सेज जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य के द्वारा लिखे गए, यहाँ से पता चलता है। इंडिका हो गया, मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए हैं। फिर अशोक का कुछ यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, इडिक्ट्स हैं, यहाँ से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर में सबसे पहले रूलर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर नेक्स्ट रूलर आएगा बिंदुसार, फिर नेक्स्ट आएगा अशोक। अब ये जो 3 रूलर रहे हैं चंद्रगुप्त या फिर जो मौर्यन डायनेस्टी में, यही 3 रूलर ऐसे रहे जो कि स्ट्रांग रहे हैं और इसी के द्वारा पूरे जो इंडिया है उसको यूनाइट किए गए। बाकी अशोक के बाद जितना भी रूलर आएगा वो पूरा वीक रूलर रहेंगे, और वीक रूलर जैसे ही हुआ मतलब मौर्यन डायनेस्टी पूरा डिक्लाइनिंग फेज में जाना ही स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर रहे हैं। धनानंद जो नंद डायनेस्टी है उसको यहाँ पे
ओवरथ्रो किए हैं, और इसको गाइड करने का काम उसका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चाणक्य रहे हैं और मगध में अपना इस्टेब्लिशमेंट किए। बाकी कुछ अचीवमेंट लिखा है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पूरा मौर्यन डायनेस्टी रहा है और पूरा हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला है। एट प्रेजेंट देखते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर के बाद उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट मंत्रीज हैं। तो हर चीज़ का जो है ओरिजिनेट जो एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं वो एंशिएंट टाइम में भी थे, मौर्यन डायनेस्टी टाइम में भी थे। यहाँ पे आर्मी का, स्टैंडिंग आर्मी, स्पाई सिस्टम, इन सब चीज़ का क्या हो गया था, ओरिजिनेट हो गए थे, जो कि अर्थशास्त्र को फॉलो करते थे। अब अर्थशास्त्र में बताए गए हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर कोई भी टेरिटरी को रन करना है तो क्या क्या उसमें चाहिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चाहिए, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए, स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। इस तरीके से टोटल 8 फॉर्म के बारे में बताए गए हैं अर्थशास्त्र में, जो कि फॉलो करोगे तो एक प्रॉपर टेरिटरी को अच्छे तरीके से गवर्न किए जा सकते हैं। बाकी चंद्रगुप्त अर्ली टाइम में जैनिज्म को फॉलो करते थे, बाकी डिफरेंट उसका फॉलोअर चेंज होते रहे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूरल आएगा वो है बिंदुसार का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूरल रहे हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सन ही रहे हैं। इन्होंने अपना जो कंट्रोल है सदर्न इंडिया में एक्सपांड किए हैं, और अपना जो ग्रीक रूलर है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी बनाए गए हैं। ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे बिंदुसार। फिर नेक्स्ट जो है रूलर आएगा वो है अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट इस टॉपिक को कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्ली टाइम में क्या है, जो है चंडास बोल सकते हो अशोक, या फिर क्रूअल अशोक थे। मतलब अर्ली टाइम में जो है अशोक का जब अर्ली टाइम देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, लेकिन जैसे ही कलिंग वार हुआ है, कलिंग वार मतलब जो है उड़ीसा में है इसका लोकेशन एट प्रेजेंट। तो जैसे ही कलिंग वार हुआ है तो कलिंग वार में क्या हुआ है कि 261 में इसका जो है कलिंग वार फाउट किए गए थे, और यहीं पे जो है अशोक के द्वारा बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुए। और जैसे ही कैजुअलिटी हुए तो उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट रहा है अशोका का, और यही एक टर्निंग पॉइंट रहा है जिसके थ्रू बुद्धिज़्म ये कन्वर्ट हो गए। और बुद्धिज़्म में ऐसे कन्वर्ट हो गए तो पूरा बुद्धिज़्म का आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, डिफरेंट स्तूपा का जो है कंस्ट्रक्शंस कराना, हर चीज़ का कार्य अशोका द ग्रेट के द्वारा किए गए हैं। तो बुद्धिज़्म को एडॉप्ट किए हैं। फिर धर्म अशोक हो गया, धर्म अशोक के नाम से भी जाने जाते हैं, और पॉलिसी ऑफ धम्म को यहाँ पे अपनाए गए हैं। अशोका का धम्म क्या रहा है, धम्म का मतलब होता है धर्म, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ अपने जीवन में कंडक्ट करना चाहिए, जैसे कि अहिंसा हो गया, अहिंसा को फॉलो करो, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना है, टॉलरेंस होना चाहिए ऑल रिलीजन्स में, काइंडनेस होना चाहिए ह्यूमंस में, एनिमल्स में। ठीक है, तो इन सब चीज़ को जो है एक नाम दिए गए हैं वो है धम्म, और इसी धम्म को जो है स्प्रिट करने के लिए धम्म महामंत्रस अपॉइंट किए गए हैं। और धम्म महामंत्रस इवन श्रीलंका में भी सेंड किए गए हैं। श्रीलंका को उस टाइम में सेलोन बोलते थे, याद रखना, उस टाइम में श्रीलंका को सेलोन बोलते थे। तो सेलोन में अपने दो डॉटर रहे हैं उसका, उन दोनों डॉटर को श्रीलंका सेंड किए गए थे, भेजे गए थे, ताकि धम्म को स्प्रिट किया जा सके। इंस्क्रिप्शन में प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे, लेकिन उसी के साथ ब्राह्मण और खरोस्ती स्क्रिप्ट और डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज़ किए जाते थे। जैसे अगर उसको अपना जो धम्म है उसको सदर्न एरिया में, इंडिया का अगर जो है नदर्न वेस्टर्न एरिया में कंडक्ट कराना है, भेजना है, तो खरोस्ती लैंग्वेज यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि देखो जिस रिलीजन में जिस लैंग्वेज जिस प्रकृत बोले जाते थे, अगर उसी लैंग्वेज को यूज़ करोगे तो जो कॉमन पीपल हैं उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है साउथ में जाते थे तो अलग लैंग्वेज यूज़ करते थे, है ना, अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे। फिर इसका कुछ इडिक्ट्स का टाइप है। मेजर रॉक इडिक्ट जो कि 14 है, माइनर रॉक इडिक्ट में बहुत ज़्यादा है, पिलर रॉक इडिक्ट, केव इंस्क्रिप्शन। अब ये इडिक्ट का मतलब क्या है? इडिक्ट का सिंपल मतलब है, इसके थ्रू क्या करते थे कि जितना भी बुद्धिज़्म का आइडियोलॉजी है या फिर अपना हो गया धम्म हो गया, तो इस धम्म को जो है प्रोपगेट करने के लिए क्या करते थे, इडिक्ट का फॉर्म करते थे। मतलब कहीं पे क्या कर दिए गए, ये पिलर बना दिए, अब पिलर में पूरा अपना टीचिंग लिख दिए। अब पहले तो क्या है, पेपर का ओरिजिनेट है ना, डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है, इन्वेंशन नहीं किए गए थे, तो यही एक माध्यम था जिसके थ्रू अपना पूरा टीचिंग को स्प्रेड करते थे। और यही टीचिंग को स्प्रेड करते थे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कौन सा? मेजर रॉक इडिक्ट के फॉर्म में,
माइनर रॉक एडिक्ट के फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, बाकी इसका मौर्यन का अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिला है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया जिसे प्रोविंशियल बोल रहे हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट हो गया। इस तरीके से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे ग्रामिका के द्वारा हेड किए जाते थे। यहाँ पे आर्मी का इन्फेंट्री भी था, कैलवरी आर्मी भी थे, एलिफेंट भी थे, चैरियट भी थे, क्योंकि इसका आर्मी जो है स्टैंडिंग आर्मी है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है परमानेंट आर्मी, है ना। स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट आर्मी। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थे। ट्रेड में दोनों ट्रेड चलता था, इंटरनल हो गया, फॉरेन हो गया, दोनों ट्रेड यहाँ पे करते थे, है ना, प्रैक्टिस करते थे। और यहाँ पे वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल हैं। वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वर्ण सिस्टम यहाँ पे फ्लेक्सिबल थे। ऐसा नहीं कि वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पूरा हर चीज़ डिसाइड होगा, ऐसा नहीं होता था। वुमेन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। स्लेवरी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इतना हार्श कंडीशन में नहीं था। ठीक है, फिर इसी समय बुद्धिज़्म हो गया, फ्लरिश हुआ है। जैनिज़्म, आजीविका, ब्राह्मणिज्म, इन सब चीज़ का एग्जिस्टेंस था। और एग्जिस्टेंस क्यों था? क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस थे। अभी तो डिस्कस किए, जो अशोका है ये टॉलरेंस को यहाँ पे प्रमोट करते थे। तो टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए जो है डिफरेंट जो सेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो रिलीजन हैं, उसका फ्लरिशमेंट थे। फिर यहाँ पे पॉलिश स्टोन, पिलर्स का यूज़ करना, स्तूपा का यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कराना, ये सब चीज़ यहाँ पे कंडक्ट किए जाते थे। यहाँ पे कुछ यहाँ डिक्लाइनिंग का कारण लिखा हुआ है, तो वन लाइनर में इसको डिस्कस कर सकते हो। बाकी यहाँ तक डिस्कस किए पूरा मौर्यन इकोनॉमी को, डिफरेंट रूरल मगध से कैसे मौर्यन डायनेस्टी तक आए, हर एक रेस्पेक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। बाकी वन लाइनर है, इसको कवर करना है। बाकी जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे किंगडम का ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि पहला जो किंगडम है वो है सुंग डायनेस्टी हो गया। सुंग डायनेस्टी जो कि मौर्यन डायनेस्टी का सक्सेड ही रहा है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसे फाउंड किए गए हैं, है ना। इसका जो है लास्ट रूलर मौर्य का रहा है बृहद्रथ, और इसी को मर्डर करके पुष्यमित्र शुंग ने अपना सुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दिए। तो पुष्यमित्र शुंग जो कि कमांडर इन चीफ ही रहे हैं, मौर्यन डायनेस्टी का कमांडर ही चीफ रहे हैं, और लास्ट रूलर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी का बृहद्रथ। और यही बृहद्रथ को, ये जो कमांडर इन चीफ है ना पुष्यमित्र शुंग, मर्डर कर दिए गए और अपना शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रूरल में पुष्यमित्र शुंग हो गया, फाउंडर रहे हैं। अग्निमित्र हो गया जो कि पुष्यमित्र का क्या है, सन ही रहे हैं। वासुमित्र हो गया, फिर भागभद्र हो गया, देवभूति हो गया, और यही देवभूति लास्ट रूलर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट डायनेस्टी आएगा, वो है शुंग डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी सतवाहना डायनेस्टी आएगा। ठीक है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखोगे शुंग डायनेस्टी का, तो यहाँ पे प्रोविंशियल, जिस तरीके से मौर्यन डायनेस्टी है उसी तरीके से सेम शुंग डायनेस्टी भी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, शुंग डायनेस्टी के साथ ही फॉलो होगा, उसी के द्वारा ही फॉलो किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वह है सतवाहना डायनेस्टी। जो सतवाहना डायनेस्टी है, जो कि फर्स्ट मेजर डायनेस्टी ऑफ दक्कन एरिया, अगर लोकेशन देखोगे इसका, तो ये इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये जो दक्कन एरिया है ना, इन दक्कन एरिया में जो है फर्स्ट टाइम कोई डायनेस्टी जो है मेजर लेवल में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किए, वो है सतवाहन डायनेस्टी। क्लियर है। और दे रूल आफ्टर मौर्य इन सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद सदर्न एरिया में या फिर दक्कन एरिया में सतवाहन डायनेस्टी का ओरिजिनेट हुआ है। बाकी इसके बारे में फाउंडर इसका रहे हैं सिमुका है जो इसका फाउंडर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूरल में सिमुका हो गया फाउंडर, जो कि दक्कन रीजन में फाउंड किए हैं। उसके बाद सतकर्णी पहला आएगा, और ये फर्स्ट पावरफुल सतवाहना रूलर रहे हैं। सतवाहना डायनेस्टी का पहला पावरफुल जो है सतकर्णी ही रहे हैं, और इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, इन सब चीज़ को परफॉर्म किए जाते थे। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी आएगा, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं, और इसी को जो है नेपोलियन ऑफ दक्कन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, दक्कन याद रख रहे हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूँ,
नेपोलियन ऑफ दक्कन बोल रहा हूँ, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को जो ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं और ब्राह्मणिज्म को प्रपोर्ट करते थे। ठीक है, उसी के साथ जो है वशिष्ठिपुत्र पुलुमवी हो गया, जो कि सन रहे हैं गौतमीपुत्र का, और इन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंटिन्यू रखा है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंस को इसके द्वारा जो है आहारा बोले जाते थे। सोसाइटल यहाँ पे वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। वुमेन का जो है रेस्पेक्ट यहाँ पे किए जाते थे। ठीक है, रेस्पेक्टेबल थे, वुमेन का पोजीशन यहाँ पे अच्छा खासा ही था। ब्राह्मण यहाँ पे क्या है रिसीव करते थे लैंड ग्रांट को। ठीक है, लैंड ग्रांट को रिसीव करते थे। रिलीजियस ब्राह्मणिज्म है। इकोनॉमी यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन रहे हैं। उसी के साथ जो कॉइनेज हो गया, लीड, कॉपर, सिल्वर, ये सब चीज़ हमें देखने को मिला है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी। फिर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट डायनेस्टी आएगा कुषाण डायनेस्टी। इसको वन लाइनर है। ठीक है, अपने से भी इसको कवर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेजर टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है वो है संगम एज। संगम एज जो इसका टाइम 300 BCE से 300 CE तक ही रहे हैं, तो ये संगम एज है। तो संगम एज का कुछ यहाँ पे लिटरली अगर इसका असेंबली देखोगे, संगम का मतलब होता है क्या, असेंबली। असेंबली को ही हम लोग यहाँ पे संगम बोल रहे हैं। और संगम एज का जैसे कि फर्स्ट 2 संघ यहाँ पे लेजेंडरी रहे हैं। ध्यान देना, ये जो संगम एज है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। टोटल 3 संगम हुए हैं, और तीनों को मिला के हम लोग बल्कि सीधा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, संगम एज बोल रहे हैं। सोर्सेस कहाँ से मिला, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेस में इत्तुत हो गया, जिसे 8 एंथ्रोजोनिस बोलते हैं। फिर पट्टुपट्टी हो गया। फिर उसके बाद तोल्कापियम हो गया, जो कि एक तमिल ग्रामर रहे हैं। फिर शिल्पादिकरम है ना। फिर मनी मेकलई हो गया, जो कि इपिक्स हैं। यहाँ से हमें संगम एज के बारे में पता चलता है। और फॉरेन सोर्सेज भी रहे हैं, जैसे कि मेगास्थनीस हो गया, प्लिनी द इल्डर्स हो गया, फिर पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी हो गया। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जो कि इन्हीं सब सोर्सेज के बारे में हमें पता चलता है कि 300 BCE से 300 CE तक एग्जिस्ट करते थे संगम एज। और ये संगम एज का अगर लोकेशन देखोगे तो ये जो इस तरीके से जो सदर्न एरिया है ना, ये वाला, इन सदर्न एरिया में 3 किंगडम यहाँ पे रहे हैं। 3 किंगडम कौन कौन से, एक चोला, चेरा और पांड्या। तीनों किंगडम को यहाँ पे रूल करते थे, और तीनों किंगडम को मिला के यहाँ पे बोलते हैं संगम एज। तो ये जो संगम एज है सदर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। और इन संगम एज में 3 रूलर थे, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, और किंग को यहाँ पे कहे जाते थे वेल्डरास नाम से जाने जाते थे किंग को। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी किंग का था। मिनिस्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। उसी के साथ सोसाइटी यहाँ पे ट्राइबल एग्रेरियन ही सोसाइटी थे। वुमेन का स्टेटस रेस्पेक्टेबल थे। प्रैक्टिस ऑफ सती यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। ध्यान देना, संगम एज में सती प्रैक्टिस होता था। फिर कुछ यहाँ पे इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी लिखे हुए हैं, जैसे कि पलाई हो गया जो है ड्राई लैंड बोलते हैं, नैथाल को कोस्टल एरिया बोलते हैं। फिर इकोनॉमी, सीधी बात, जो एग्रीकल्चर हो मेन इकोनॉमी है, और पेडी इसका जो है चीफ क्रॉप है। ठीक है, फिर रिलीजन्स यहाँ पे नेचर वार्शिप करते थे, कॉमनली इसी का वार्शिप होता था। यहाँ पे वैदिक रिचुअल्स का हमें कोई डोमिनेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे नेचर को ही वार्शिप करते थे संगम एज में। बाकी कुछ लैंग्वेज का बात करोगे तो तमिल लैंग्वेज यूज़ करते थे। यहाँ पे पोएट्री हाईली डेवलपमेंट था। फिर यहाँ पे एहम हो गया, जो कि फोकस करते थे लव में। फिर पुरम हो गया, जो कि वार थीम है। इस तरीके से तो ये संगम एज समझ आ गया। अब देखो यहाँ तक जैसे संगम एज सदन में इंड हुआ, उसके बाद नदन इंडिया में चल रहा था उसी टाइम, वो है गुप्ता डायनेस्टी, है ना। जैसे कि सदन में संगम एज चल रहे हैं ना, तो उसी टाइम में पैरेलली चल रहे थे गुप्ता डायनेस्टी इन नदन एरिया में। यहाँ पे देखो, ये जो है इंडिया का जो है लोकेशन रहा, तो यहाँ पे जो है जैसे कि संगम एज चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संगम एज चल रहे हैं, तो इस नदन इंडिया में यहाँ पे गुप्ता टाइम चल रहे हैं, पैरेलली, है ना, कंटेम्प्ररी है। तो गुप्ता डायनेस्टी, इसी को हम लोग गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे हर एक स्फीयर में डेवलपमेंट देखने को मिला है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, है ना, उसी के साथ पॉलिटिकल है। हर एक डायमेंशन में यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिला है। यही एक कारण है जिसके थ्रू गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज कंसिडर करते हैं।
इंपॉर्टेंट सोर्सेस में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, क्योंकि यही से तो हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, जो हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। और चाइनीज यहाँ पे ट्रेवलर फाहयान है। फाहयान जो हैं ट्रेवल किए गए थे, गुप्ता टाइम में ही ट्रेवल किए गए थे। कॉइन एंड कॉइनेजेस हो गया, जो कि पता चलता है इज इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में अगर देखा जाए तो पहला रूलर है वो है श्रीगुप्त, और यही श्रीगुप्त जो कि डायनेस्टी का फाउंडर रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे फर्स्ट पावरफुल गुप्ता रूलर रहे हैं, ध्यान देना, जो कि कुमार देवी के साथ इसका जो है मैरिड हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया यहाँ पे समुद्रगुप्त को बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ लिखे गए हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है चंद्रगुप्त सेकेंड, और यही चंद्रगुप्त सेकेंड को बोलते हैं विक्रमादित्य, और इन्होंने सका डायनेस्टी, जिसे हम लोग वेस्टर्न क्षत्रप बोलते हैं, इसको डिफीट किए हैं और अपना एम्परर को वेस्टर्न एरिया में पूरा एक्सटेंड किए हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा कुमारगुप्त, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडेशन रहे हैं, और हुन डायनेस्टी या फिर हुन इन्वेजन जो है कुमारगुप्त के द्वारा ही फेस किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आएगा स्कंदगुप्त, जो कि हुन इन्वेजन को रेपेल किए गए हैं। इसके बाद जितना भी अगला रूलर आने वाले हो पूरा वीक आएगा। अब वीक रूलर आएगा तो डायरेक्टली सीरीज बात है कि डिक्लाइनिंग फेस में चले जाएंगे, क्योंकि उस तरीके से जो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से इकोनॉमी रन हो रहा है उसको अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ का लेक होना मतलब डिक्लाइनिंग फेज में जाना। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखोगे पूरे गुप्ता डायनेस्टी का, तो मोनार्कियल सिस्टम थे। मोनार्कियल के साम जो है किंग यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी रखते थे। प्रोविंस को यहाँ पे भुक्तिस बोल रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे वैश्यास बोल रहे हैं, और जो विलेज है ना, विलेज जो हेडमैन है इसको ग्रामिका बोल रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थे। इकोनॉमी का अगर बात करोगे तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। गोल्ड कॉइन, जिसे हम लोग दिनार बोल रहे हैं, यहाँ पे गुप्ता टाइम में जो गोल्ड कॉइन है इसको दिनार बोले जाते थे, तो गोल्ड कॉइन का यहाँ पे यूज हो गया था। सोसाइटी यहाँ पे वर्ण सिस्टम ही एग्जिस्ट करते थे। वुमेन का पोजीशन डिक्लाइनिंग फेज में है। इवन ध्यान देना, इवन इतना ज़्यादा एडवांसमेंट होने के बाद भी जो वुमेन का स्टेटस है वो डिक्लाइनिंग फेज में जा रहे हैं। सती प्रैक्टिस यहाँ पे इंक्रीज होता स्टार्ट हो गए थे। स्लेवरी एग्जिस्टमेंट हो गया। ज्वाइंट फैमिली यहाँ पे प्रेवेलेंट में आ रहे थे, ठीक है, ज्वाइंटनेस हो गया। फिर रिलीजन्स का बात करोगे तो ब्राह्मणिज्म हो गया, विष्णु शिव दुर्गा इन सब चीज़ का वार्शिप होना। वैष्णविज्म शैविज्म, इसका ग्रोथ अच्छे तरीके से गुप्ता डायनेस्टी में ही हुआ है, इसलिए तो हम लोग इसको एडवांसमेंट बोल रहे हैं ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कि गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, टेम्पल का कंस्ट्रक्शंस होना, ये सब स्टार्ट हो गए थे यहीं पे, ठीक है। फिर 10 अवतार टेम्पल, जैसे कि देवगढ़, जो कि फेमस एग्जाम्पल है, जो कि गुप्ता टाइम से ही डिनोट करते हैं। साइंस एंड लिटरेचर, जैसे कि गोल्डन एज, ये तो कंसीडर करते हैं। आर्यभट्ट हो गया, जीरो का इन्वेंशन, कालिदास ने जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, फिर विशाखा दत्त के द्वारा मुद्र राक्षस, ये सब चीज़ लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि यहाँ पे एडवांसमेंट है, एजुकेशन एडवांसमेंट, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फ्लरिश हो गया। उसी के साथ सेंट्रल में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, उज्जैन यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोग आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस थे ना उस समय, ठीक है। तो उसी के साथ बाद में जो है गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया था, जैसे कि हुन इन्वेजन, वीक सक्सेसर, फाइनेंशियल बर्डन, है ना। फिर एम्पायर जो है 550 में पूरा डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखोगे तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लिए, और यहीं तक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही डिस्कस किए जो कि एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। बाकी अब जो है हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना वो है मिडाइवल हिस्ट्री। चलो तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री को, और कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री को इसी लेक्चर में कवर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है ट्रिपाटाइल स्ट्रगल से। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया गुप्ता इंपरर को, गुप्ता इंपरर के बाद नेक्स्ट आने वाले हैं वो हर्षवर्धन,
है ना, हर्षवर्धन डायनेस्टी आता है, लेकिन उतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो उसको डिस्कस नहीं किए। तो जैसे ही हर्षवर्धन का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद एक जो है टेरिटोरियल यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि हमें राजा बनना है, हमारा टेरिटरी को एक्सपांड करना, इस तरीके से। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जब रूलर आएंगे और आपस में लड़ेंगे तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग यहाँ पे टी पटाइल स्ट्रगल बोलते हैं। ट्री पटाइल का मतलब यहाँ पे है, त्रि का मतलब यहाँ पे 3 है, और पटाइल का मतलब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रूरल। ठीक है, तो देखो ये अगर लोकेशन देखोगे, ये हो गया इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक लोकेशन पड़ता है, वो है कन्नौज का। यहाँ पे एक लोकेशन है कन्नौज, और कन्नौज में जो है इस त्रिपटाइल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, किसके लिए, कन्नौज के लिए। कि 3 यहाँ पे रूरल आए हैं। कौन कौन से रूरल, एक है गुर्जर प्रतिहारा, दूसरा है पाला, और तीसरा है राष्ट्रकूट। अब तीनों डायनेस्टी क्या करेंगे, इस कन्नौज के लिए लड़ेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अब ये डाउट आएगा कि कन्नौज में ऐसा है क्या कि इसके लिए जो है यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो कन्नौज सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक जो है इकोनॉमिक लोकेशन होने के साथ ही साथ यहाँ से देखो मेजर रिवर का फ्लो हो रहा है। मेजर रिवर का फ्लो होगा तो सबसे पहले बात यहाँ पे जो लैंड होगा, वो लैंड यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्टाइल लैंड होगा। तो फर्टाइल लैंड होगा तो सीधी सी बात है एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर होगा तो इसका जो इनकम है वो राइज होने वाले हैं। फिर ये कन्नौज रिवर में हमें आयरन ओर का बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलता है। तो अब आयरन ओर है तो जितना भी हथियार बनाना है तो यहीं से बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कन्नौज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाते हैं। और यही लोकेशंस को जो है कैप्चर करने के लिए 3 यहाँ पे डायनेस्टी आएंगे, वो हैं गुर्जर प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है दक्कन एरिया में रहेंगे, पाला जो है ये ईस्टर्न एरिया में रहने वाले हैं, और जो गुर्जर प्रतिहारा है ये वेस्टर्न साइड में रहेंगे। और ये तीनों जो है आपस में लड़ेंगे कन्नौज के लिए। उसी को बोल रहे हैं हम लोग ट्री पटाइल स्ट्रगल, जो कि इसका टाइम 8 से 10th सेंचुरी CE तक ही रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज। तो जो पाला डायनेस्टी का अगर बात करेंगे तो ये जिसे गोपाल के द्वारा फाउंड किए गए हैं, और धर्मपाल जो है फर्स्ट टाइम कन्नौज को ऑक्यूपाई किए हैं। ठीक है, पाला डायनेस्टी में। उसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहारा आएंगे, जो कि इसमें वत्सराज जो है इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, और इसका लास्ट रूलर जो कि नागभट्ट रहा है। फिर राष्ट्रकूट का अगर देखेंगे तो ध्रुव जो है इसका इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। बाकी इसका कॉन्सिक्वेंसेज लिखा हुआ है कि जो धर्मपाल आए फर्स्ट अटेम्प्ट किए हैं कन्नौज को कैप्चर करने के लिए। फिर उसके बाद प्रतिहारा से आए जो कि पाला को डिफीट किए। तो इसमें क्या होता रहा है कि देखो जैसे ये पाला है तो पाला का भी जो है पूरे कन्नौज को कैप्चर कर लिए। फिर उसके बाद क्या है, जो गुर्जर प्रतिहारा है, गुर्जर प्रतिहारा जो है पाला को रिपेल करके वो कन्नौज को कैप्चर कर रहे हैं। फिर नीचे से आ रहा राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट क्या कर रहे हैं कि जो गुर्जर प्रतिहारा है उसको रेपेल करके कन्नौज को जो है कैप्चर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कन्नौज को 1 by 1 करके कैप्चर कर रहे हैं, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं। अब एक दूसरे को अगर रेपेल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। समझ रहे हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, क्योंकि कन्नौज एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो समझ आ गया क्या ट्रिपटाइल स्ट्रगल। और ट्रिपटाइल स्ट्रगल में जस्ट हमें इतना ही कवर करना है। बाकी इंपॉर्टेंट 51 लाइनर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार अपने लेवल में कवर करोगे। बाकी अब जो है जैसे ही ट्रिपटाइल स्ट्रगल आए, 3 लोग यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, और एक जो है दूसरा आ गया वो है दिल्ली सल्तनत। अभी दिल्ली सल्तनत पूरे जो ये मुस्लिम किंगडम रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में अपना इस्टेब्लिशमेंट स्थापित करेंगे। ठीक है, 3 लोग लड़ रहे हैं। अब 3 लोग कब तक लड़ेंगे, जब तक उसके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे उसका रिसोर्सेज खत्म हुआ, इंड हो गया, तो उसका जो है आपस में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब जैसे ही इन तीनों किंगडम का डिक्लाइन हुआ तो बाहर से आए दिल्ली सल्तनत, जो कि इस पूरे नदर्न इंडिया में अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिए, जो कि एक अपने आप में एक मुस्लिम किंगडम है। इसका टाइम पीरियड जो है 1226 CE से 1526 CE तक इसका टाइम पीरियड मेजरली चलता है, जो कि दिल्ली को अपना मेन कैपिटल बनाए हैं। लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, इसको भी बाद में अपना कैपिटल बनाए हैं। तो डायनेस्टीज अगर देखा जाए तो सबसे पहले है ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ममलुक डायनेस्टी आए हैं, जिसे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका फाउंडर रहे हैं,
उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगा जो कि जलाउद्दीन खिलजी फाउंडर है। फिर नेक्स्ट में तुगलक डायनेस्टी आएंगे जो कि गियासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर रहे हैं। फिर सैयद डायनेस्टी आएगा जो कि खिज्र खान है। फिर लोधी डायनेस्टी आएगा जो कि बहलुल लोधी रहे हैं इसका फाउंडर। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी आए हैं और पांचों डायनेस्टी ने अपना यहाँ पे रूल किए हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट रूलर में ममलुक डायनेस्टी हो गया, ममलुक डायनेस्टी है पहला वाला, ठीक है, ममलुक डायनेस्टी बोलो या फिर स्लेव डायनेस्टी इसको बोल सकते हो। तो ममलुक डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किए गए हैं और इसी के द्वारा जो कुतुब मीनार है इसको बिल्ट किए हैं। फिर नेक्स्ट आएगा इल्तुतमिश जो कि पूरे अपने इंपरर को कंसोलिडेट किए हैं। फिर रजिया सुल्तान आएंगे जो कि फर्स्ट फीमेल रूलर रहे हैं दिल्ली का। फिर खिलजी डायनेस्टी जो कि नेक्स्ट डायनेस्टी आ गया है ना, कि रजिया सुल्तान जो है फर्स्ट फीमेल रूलर रहे हैं। इसके बाद इंड होगा ममलुक डायनेस्टी का और यहीं पे दिल्ली सल्तनत में एक न्यू डायनेस्टी का ओरिजिनेट होगा, सेटलमेंट होंगे, वो है खिलजी डायनेस्टी जिसे जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फाउंड किए गए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी जो कि है ना स्ट्रांग रूलर रहे हैं और इसी के द्वारा जो मार्केट रिफॉर्म हो गया, प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म हो गए, पूरा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इशू किए गए हैं। फिर नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी आ गया जो कि गियासुद्दीन तुगलक हैं इसका फाउंडर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रूलर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने अपना ट्रांसफ़र किया कैपिटल को दौलताबाद में और टोकन करेंसी जो है यूज़ किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं तुगलक डायनेस्टी में। फिर नेक्स्ट आएगा फिरोज शाह तुगलक जिसे पब्लिक वर्क हो गया, कैनल हो गया, फिर सिटीज़ वर्क हो गया है, इन सब चीज़ के लिए फिरोज शाह तुगलक को जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी आएगा जिसे खिज्र खान जो है इसका फाउंडर रहे हैं और रूल किए हैं दिल्ली में आफ्टर तुगलक जैसे ही डिक्लाइन हुआ। फिर नेक्स्ट आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में बहलुल लोधी हो गया, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी हो गया जिन्होंने दिल्ली को एक्सपांड किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को पूरा एक्सपांड करने का काम सिकंदर लोधी के द्वारा किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आएगा इब्राहिम लोधी जो कि लास्ट रूलर रहे हैं और बाबर के द्वारा डिफीट किए गए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए। अब देखो दिल्ली सल्तनत में जो है डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आए, उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रूरल भी आए। तो अब वन बाई वन करके क्या करते हैं, पूरे दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा था, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थे, है ना, लोकल गवर्नर थे उसको भी ऑटोनॉमी है लेकिन सेंट्रलाइज वे में पूरा रूल करते थे। जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, एक को बोलते हैं हम लोग इक्ता, इक्ता मतलब होता है लैंड ग्रांट, ठीक है, जिसे मैनेज किए जाते हैं इक्तादार के द्वारा, और दूसरा है मिलिट्री जो कि है ना डिवाइड किए गए थे इक्ता में, अच्छा हाँ ठीक है, डिवाइड किए गए थे इसको इक्तास में जिसे लैंड ग्रांट बोलते हैं जो इक्तादार के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रांग हमें आर्मी देखने को मिला है। इस्लामिक रूल जो है यहीं से ओरिजिनेट हो गए थे क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है अपने आप में इस्लामिक सल्तनत बोल सकते हो, है ना, इस्लामिक सल्तनत है। फिर इसका सोसाइटी जो है जिजिया टैक्स इम्पोज करते थे नॉन मुस्लिम के लिए, है ना, एक टाइम ऐसा आया था कि जो नॉन मुस्लिम है उसमें एक टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो है जिजिया टैक्स। और मुस्लिम रूरल को एग्जिस्ट करते थे हिंदू पॉपुलेशन के साथ। रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिला है, सूफी सेंथ हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गए, इन सब चीज़ का ओरिजिनेट हो गया था। इकोनॉमी में इक्तादारी सिस्टम चलते थे कि इस लैंड को जो है किसी को असाइन कर दिए जाते थे और इस लैंड से जितना भी रेवेन्यू आता था वो डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत के राजकोष में भेज दिए जाते थे। फिर ट्राइबल भी फ्लरिश हुआ है ना, जैसे कि सेंट्रल एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट है, वहाँ पे भी इसका फ्लरिशमेंट हुआ है। सिल्वर कॉइन का, कॉपर कॉइन का, ये सब यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि इस समय तक जो है डिफरेंट डिफरेंट जितना स्टेट है वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइज करना स्टार्ट हो गया था। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाज़ा हो गया, तुगलकाबाद फोर्ट हो गया, इन सब चीज़ का डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इतना होने के बाद 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किए। लास्ट टाइम इसका जो है डिक्लाइनिंग फेज आ गए। अब डिक्लाइनिंग का कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वीक सक्सेसर आ गया होगा, फिर रीजनल किंगडम का यहाँ पे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि विजयनगर इंपर हैं, बहामनी इंपर हो गया बंगाल में। फिर लास्ट रूलर यहाँ पे रहे हैं वो है इब्राहिम लोधी। और यही जो है देखो यहाँ पे लास्ट जो डायनेस्टी रहा कौन सा रहा है, लोधी डायनेस्टी।
और इसी लोधी डायनेस्टी में मोस्ट सबसे लास्ट रूलर रहे हैं वो है इब्राहिम लोधी। अब यही इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा डिफीट किए जाएंगे, ठीक है, बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को डिफीट करेंगे और डायरेक्टली एक मुगल सल्तनत का यहीं से ओरिजिनेट हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे मुगल इम्परर का। बताओ यहाँ तक समझ आया? पहले ट्रिपटाइल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, ट्रिपटाइल स्ट्रगल के बाद दिल्ली सल्तनत आ गए। अब दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं, है ना, इब्राहिम लोधी, इसको डिफीट करेंगे बाबर के द्वारा, और बाबर के द्वारा डिफीट करने के बाद मुगल इम्परर का पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। बाकी कुछ दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट लिटरेचर बुक्स ऑथर लिखा हुआ है, जैसे कि अमीर खुसरो हो गया, इन्होंने लिखे गए हैं पर्शियन तुगलकनामा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर लिखे गए हैं, है ना, जो पोएट हैं ऑथर हैं, तो इसको एक बार रीड करोगे। बाकी 51 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही इंड हुआ लोधी डायनेस्टी का, इस्टेब्लिशमेंट हो गया है मुगल इम्परर का, जो कि इसका टाइम पीरियड रहा है 1526 से 1857 तक। यहाँ तक मुगल इम्परर का इम्परर स्टार्ट हो गए थे। कहाँ से अगर इसका ओरिजिनेट ट्रेस करोगे तो जो इब्राहिम लोधी है ना लास्ट रूलर, इसके द्वारा बाबर ने क्या डिफीट किए हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, 1526 में फाउट किए हैं, और यहीं से जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिए गए और मुगल इम्परर इस्टेब्लिश किए गए। इसका कैपिटल दिल्ली रखे हैं, है ना, उसके बाद आगरा हो गया, आगरा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फतेहपुर सिकरी। इस तरीके से क्या है चेंजमेंट रहा है टेम्पररी बेसिस में। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर में जो फर्स्ट रूलर रहे हैं, जो कि फाउंडेशन रखे गए हैं, फाउंड किए हैं मुगल इम्परर को, वो है बाबर। बाबर यहाँ का जो है फर्स्ट रूलर रहे हैं, जो कि एक तिमुद जो है लिनियज, सेंट्रल एशिया के लिनियज हैं, तिमुरिड बोल लो या फिर तिमुद बोल लो, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसी के द्वारा लड़े गए हैं। बाकी राणा संगा बैटल ऑफ खनवा में लड़े गए हैं, है ना। फिर गन पाउडर वारफेयर यूज करने का काम, इंट्रोड्यूस करने का काम बाबर के द्वारा ही किए गए हैं, जो कि बाबर नामा में लिखे गए हैं। एक ऑटोबायोग्राफी है, एक को बोलते हैं हम लोग बायोग्राफी, और एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, बायोग्राफी का मतलब होता है कोई एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल किसी अदर पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, उसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, अगर ये खुद के बारे में या फिर अपना खुद का जीवनी लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो कि बाबर का जो है उसका सन है। इसमें शेर शाह सूरी के साथ क्या हुआ, फाइट हुए हैं, और इसके साथ जो है हुमायूं ने छोड़ के भाग गए। उसके बाद में और आएंगे। उसके बाद शेर शाह सूरी जो कि एक इंटर गिनम के तरह काम किए हैं, मतलब शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को डिफीट किए, तो हुमायूं क्या है ईरान की तरफ भाग गए। अब ईरान की तरफ भागे तो उस टाइम पीरियड के लिए शेर शाह सूरी ने क्या किए, ओरिजिनेट किए, शेर शाह सूरी ओरिजिनेट हुआ और शेर शाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेशन किए। उसके बाद हुमायूं फिर वापस आएंगे, इसको हराएंगे शेर शाह सूरी को, ठीक है। इस तरीके से जो है हुमायूं का रोल प्ले रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रूरल आएगा वो है अकबर का, और अकबर ने ही पूरे अपने मुगल इम्परर को कंसोलिडेट करने का काम किए हैं, ठीक है। इसी को हम लोग अकबर द ग्रेट भी बोलते हैं। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हुमू को डिफीट किए, हेमू मतलब यहाँ पे हुमायूं का बात किए, और मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का काम, उसी के साथ रिलीजियस टॉलरेंस रहे हैं अकबर का, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं दीन ई इलाही में। इफिशिएंट टैक्सेशन, रेवेन्यू सिस्टम जिसे जब्त बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किए। फिर आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गए, कल्चर हो गए, इन सब चीज़ को जो है पेट्रोन किए गए हैं अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा अकबर का सन जो कि जहांगीर हैं, जो कि जस्टिस सिस्टम पेट्रोन किए हैं, आर्ट को, मुगल इम्परर को स्ट्रेंथन करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर जहांगीर ने नूर जहान को क्या किए हैं, मैरिट किए हैं उसके साथ। फिर नेक्स्ट रूलर आएगा वो है शाहजहां, जो कि जहांगीर के सन हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परर ऑफ आर्किटेक्चर, शाहजहां को ही जाने जाते। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम पे ही डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर का ओरिजिनेट हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे कि ताजमहल हो गया शाहजहां के द्वारा ही, रेड फोर्ट हो गया, फिर शाहजहांबाद हो गए जो ओल्ड दिल्ली हैं। तो इन सब चीज़ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो शाहजहां के द्वारा ही किए जाते हैं, इसीलिए इसको इम्परर ऑफ कंस्ट्रक्शंस के नाम से भी जाने जाते हैं, इम्परर ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर लास्ट रूलर आएगा वो है औरंगजेब, और औरंगजेब को बोले जाते हैं कि क्रुएलिटी बेसिस के थे।
क्रूरल बहुत ज़्यादा करते थे, कोई टेम्पल है तो उसको डिस्ट्रॉय करना। रिलीजियस में ये पूरा क्या थे, इनटॉलरेंस थे। यहाँ पे लिखा हुआ है वीकनिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उतना ज़्यादा टॉलरेंस नहीं कर पाते थे, और यही कारण है जिसके थ्रू औरंगजेब का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, और औरंगजेब पूरा मास मैसेकर में यहाँ पे भरोसा रखते थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी थे औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट रूरल के बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब इम्पोर्टेंट रूरल के बारे में डिस्कस को कर लिए, अब पूरा ओवरऑल देखते हैं कि मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, इकोनॉमी कैसे हैं, सोसाइटल एरिया में क्या क्या परफॉर्म किए गए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ का जो मुगल एम्परर का एडमिनिस्ट्रेशन थे वो पूरा हाईली सेंट्रलाइज वे में थे। ठीक है, मोनार्की के फॉर्म में थे। इन्होंने डिवाइड किए गए हैं इनटू सुभाष में, मतलब प्रोविंस में, जिसे हर एक सुभाष को या फिर प्रोविंस को गवर्न करने का काम सुबाह दौर के द्वारा किए जाते थे। जब्त सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि पटवारी हो गया, अमील हो गया, है ना, या फिर कानूंगो हो गए, इन सब चीज़ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते थे। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन रहा है। रुपया जिसे सिल्वर कॉइन बोलते हैं, इसका इंट्रोड्यूस शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए हैं। फिर अर्बनाइजेशन यहाँ से इंक्रीजमेंट हुआ है। अर्बनाइजेशन जैसे कि ट्रेड सेंटर बन गया, आगरा, दिल्ली हो गया, सूरत है, लाहौर हैं, जो है इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गए। फिर सोसाइटी और रिलीजियस में, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ हो गया, सूफी हो गया, भक्ति मूवमेंट हो गया, इन सब चीज़ का ओरिजिनेटमेंट हुआ है यहाँ पे, है ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट हुआ है। कंस्ट्रक्शन मास लेवल में करते थे, जैसे कि ताजमहल हो गया, फतेहपुर सिकरी है, रेड फोर्ट हो गया। उसी के साथ मिनिएचर पेंटिंग जैसे कि अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, इन सब चीज़ के अंदर जो है, अंदर का मतलब है इन सब चीज़ के कार्यकाल में। ठीक है, फिर डिक्लाइनिंग हो गया, औरंगजेब डेथ हो गया, तो उसके बाद वीक सक्सेसर आएंगे। अब वीक सक्सेसर हुआ तो रीजनल पावर जो है ओरिजिनेट हो गया, जैसे मराठास हो गया, सिख हो गया, राजपूत हो गया, निज़ाम हो गए। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिक्लाइनिंग फेज रहा है, इंपॉर्टेंट रीजन रहा है, कॉज रहे हैं जिसके थ्रू पूरे मुगल एम्परर का यहाँ पे डिक्लाइनमेंट स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिटरेचर तो लिखे हुए हैं। ठीक है, वन बाय वन करके इसको, वन लाइनर है तो अपने से कवर करोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी सेम जैसे कि मुगल एम्परर का डिक्लाइन हुआ। अब जैसे ही मुगल एम्परर का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में स्मॉल लेवल में और किंगडम स्टार्ट हो गया। किंगडम का यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया, इम्परर बनना स्टार्ट हो गया। तो उसी में एक इम्पॉर्टेंट इम्परर जिसे हमें डिस्कस करना है वो है विजयनगर इम्परर। विजयनगर इम्परर जो कि एक हिंदू किंगडम है, और साउथ इंडिया जो दक्कन एरिया है वहाँ पे इसका लोकेशन देखने को मिलता है। इसे हरिहरा भुक्का के द्वारा फाउंड किए गए हैं। ठीक है, कैपिटल हम्पी रहे हैं। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी भी रहे, जैसे कि संगमा डायनेस्टी हो गया, सलुआ डायनेस्टी है, तुलुआ डायनेस्टी हो गया, फिर अराविंदु डायनेस्टी हो गया, और इन सब डायनेस्टी के द्वारा इस विजयनगर इम्परर में रूल किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर में जैसे कि संगमा हो गया जो कि हरिहरा भुक्का के द्वारा क्या किए गए हैं, फाउंड किए गए हैं। फिर देवराय सेकंड हो गया जो कि गोल्डन पीरियड इसी के टाइम में ही कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एम्परर को एक्सपांड करने का काम, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेट्रोन करने का काम देवराय सेकंड के द्वारा ही किए गए हैं। फिर तुलवा डायनेस्टी आता है जो कि कृष्णदेव राय के द्वारा इसे फाउंड किए गए हैं। फिर अराविंद डायनेस्टी आता है। ठीक है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पूरा हाईली सेंट्रलाइज है, और इन्होंने अपने प्रोविंस को डिवाइड किए गए हैं राज्य में। मिलिट्री जैसे कि इन्फेंट्री के फॉर्म में, कालवरी के फॉर्म में, एलिफेंट के फॉर्म में, नेवी के फॉर्म में, इन सब चीज़ में मेंटेन करते थे, इस सब चीज़ के फॉर्म में। सोसाइटी यहाँ पे हिंदू कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण्स का यहाँ पे ओरिजिनेट है, क्योंकि जो विजयनगर इम्परर है ये हिंदू इम्परर है। ठीक है, तो ब्राह्मण के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद रिलीजियस, कल्चर, इकोनॉमी, इन सब चीज़ जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। फिर इकोनॉमी में अगर बात करोगे तो राइस हो गया, मिलेट हो गया, है ना, उसी के साथ शुगर केन हो गया। चलो, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट में मैंगलोर हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, यहाँ तक, चलो यहाँ तक समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ का जो रिलीजियस है वो हिंदुइज्म रिलीजन है, जो कि
विष्णु शिव अदर डिटीज को भी फॉलो करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे कि गोपुरम हो गया, टावर, स्टोन चैरियट, इन सब चीज का जो है फॉर्मेशन होना, कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा विजयनगर एम्पायर। देखो जहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, उसी को मैं बता रहा हूँ, बाकी इसको सबको तो एक बार अपने लेवल में भी रीड कर सकते हो और रीड करना ही है। देखो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किए, तो एक पॉइंट बार बार आ रहा है कि हर फेज में जो है भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हो रहे हैं। भक्ति मूवमेंट का यहाँ पे स्प्रिडमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो भक्ति मूवमेंट है क्या? भक्ति का मतलब होता है डिवोशन और इंटेंस लव फॉर गॉड। ठीक है, जो कि 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इसका ओरिजिनेट हो गए थे। यहाँ पे अर्ली फेज ओरिजिनेट हुआ जो कि सदर्न इंडिया से, क्लियर है, जो इसका ओरिजिनेट हुआ है वो सदर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद नदर्न इंडिया में इसका स्प्रेड हुआ है, जो कि इनिशिएटिव अलवर जो कि सेवाइत हो गया, उसके बाद जो कि नैनार हो गया जो कि वैष्णवाइट है। नैनार जो कि शिव को मानते हैं और वैष्णवाइट जो कि भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, और ये तमिल लैंग्वेज से स्टार्ट हो गए थे। तमिल लैंग्वेज में इसका पोट्री, हिमांस हो गया, टेम्पल वार्शिप, ये स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद मिडिल फेज आता है, नदर्न इंडिया फेज आते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट संत ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया। संत जो हैं ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया। कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, जैसे कि अलवर हो गया, तमिलनाडु रीजन में स्टार्ट हुए, विष्णु को जो है वार्शिप करते हैं। फिर नैनार हो गया, फिर वैष्णव हो गया, फिर माधवाचार्य हो गए। कुछ नदर्न इंडिया में इम्पोर्टेंट अगर संत के बारे में अगर डिस्कस करें तो कबीर हो गया जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। निगुण जो है ये निर्गुण ब्राह्मण हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं आइडल वर्शिप को, कास्ट सिस्टम को, है ना, पोएम्स ऑन यूनिटी ऑफ गॉड को ये जो है डिनोट करते हैं। फिर रविदास हो गया जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विष्णु भगवान को वर्शिप करते हैं। फिर तुलसीदास हैं, सूरदास, मीराबाई हो गया, गुरु नानक है, चैतन्य महाप्रभु है। तो ये 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, है ना, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। ठीक, बताओ। फिर नेक्स्ट आता है वो है मराठा एम्परर। जैसे ही मुगल डिक्लाइन हुआ, तो मुगल डिक्लाइन करने के बाद कई यहाँ पे स्मॉल लेवल में किंगडम ओरिजिनेट हुए। एक किंगडम अभी डिस्कस किया है वो है विजयनगर। फिर एक और किंगडम आता है वो है बाहमनी किंगडम। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मराठा एम्परर। मराठा एम्परर जो कि 17th सेंचुरी में इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ठीक, 17th सेंचुरी में इसका जो है ओरिजिनेट हुआ है। प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र एरिया है वहीं पे इसका कंसंट्रेशन लोकेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इसे फाउंड किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूरल में जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, जिसके द्वारा हिंदुत्वी स्वराज्य, स्ट्रांग नेवी फोर्स, गौरिल्ला वारफेयर इसके लिए जाने जाते हैं। फिर छत्रपति संभाजी हो गया जो कि शिवाजी का सन है, जो कि औरंगजेब को रेसिस्ट किए हैं। छत्रपति साहू हो गया, है ना, जो पेशवा रूल को बिलोंग करते हैं। फिर पेशवा बाजीराव हो गया। तो इस तरीके से पूरे इसके बारे में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट रूरल है, 1 बाय 1 करके इसको कवर करना है, बस इतना ही इसमें कवर करना है और कुछ आगे हमें कवर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में जैसे कि बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हो गया, है ना, मुरर मराठा वार्स हो गया मुगल के साथ। फिर बैटल ऑफ पानीपत हो गए, फिर एंग्लो मराठा वार हो गए, है ना। सोसाइटल में मराठी लैंग्वेज लिटरेचर का ओरिजिनेट होना, प्रमोट होना, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस, लोकल आर्ट। फिर उसके बाद लास्ट में इसका क्या हो गया, जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हो गए ब्रिटिश के साथ हुआ है, तो वहीं से इसका पूरा डिक्लाइन हो गया मराठा का। अब जैसे ही यहाँ पे मराठा का डिक्लाइन हो गया तो उसी के साथ जो है जो मराठा इंपरर है, अब देखो मराठा इंपरर एक्चुअली कौन से एरिया में है, साउथ एरिया में है। अब ये साउथ एरिया में है तो इसी के पैरेलल में क्या है कि नदर्न इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज थे। ठीक है, इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी जो है पैरेलल रूल कर रहे थे, तभी तो मराठा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हम आए हैं। और इसी के साथ जो है डायरेक्टली हमें स्विच ऑन करना है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, अब जो है हमें डायरेक्टली स्विच ऑन करना है वो है मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कवर करेंगे जो एफ कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो है इंडिया में आए वो है पोर्तुगस से, जो वास्को डी गामा है, वो लोग आए थे स्पीसीज ट्रेड, स्पीसीज के लिए मोनोपोली करना है स्पीसीज ट्रेड में, उसके लिए आए हैं। बाकी उसके बाद सेटलमेंट इसके द्वारा
बनाए गए हैं, है ना, वाइसराय जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वाइसराय गवर्नर के फॉर्म में करते थे, इस तरीके से। जैसे ही पोर्तुगीज आए इंडिया में, उसके बाद डच का आगमन हो गया, डच आ गया है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1605 में अराइव हुए, और इन सब चीज़ का जो है एक मोटो वही है कि स्पीसीज हो गया, टेक्सटाइल है, इंडिगो हो गया, इन सब चीज़ में ट्रेड करना, क्योंकि इंडिया से वो लोग ले जाते थे और यूरोप में जाके हाई दाम में उसको सेल करते थे, जिससे उसका प्रॉफिट होता था। इसलिए ये लोग यहाँ पे आते थे। कुछ इसका की सेटलमेंट में पुलिकट हो गया, कोचिन है ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, पोर्तुगस, इंग्लिश, लोकल रूरल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, क्योंकि कहीं पे भी सेटलमेंट करोगे तो उसके लिए लैंड चाहिए। अब लैंड चाहिए तो किसी का भी लैंड को ऐसे थोड़ा ना एक्वायर कर लोगे, है ना। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उस लैंड को अगर दे रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्टली उसमें कॉन्फ्लिक्ट करोगे कि हम इस लैंड को दो, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो है आएगा वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। फर्स्ट टाइम ये जो है 1600 में आए थे। कुछ इसका की सेटलमेंट में सूरत हो गया, मद्रास है, फिर बॉम्बे हो गया, कालीकट हो गया, ये कुछ का सेटलमेंट रहे हैं। और बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर इन्हीं के द्वारा लड़े गए हैं। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में जो है, जिसमें ब्रिटिश सिक्योर रेवेन्यू राइट इन बंगाल, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसमें। तो वन बाय वन करके इसको जस्ट रीड आउट करना है, इतना ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट इसमें रीड आउट ही करना है। जैसे जो है इंग्लिश ईस्ट कंपनी आएंगे, उसी के साथ नेक्स्ट आने वाले हैं फ्रेंच। तो यहाँ से पोर्तुगज भी आ गए, डच भी आ गए, उसके बाद इंडिया आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जो है फ्रेंच भी आ गए। अब 4 लोग यहाँ पे आए हैं। अब 4 लोग में एक ही यहाँ पे सक्सेस होने वाले हैं, सब तो सक्सेस नहीं होगा, तो चारों में से एक ही सक्सेस होगा। कौन होने वाले यहाँ पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे सक्सेस होंगे, ठीक है। समझ आ गया क्या? तो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल यहाँ पे लड़े गए हैं, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया 1526 में, इसको डिस्कस कर लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स लिखे हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट बैटल है। कुछ यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकल रिफॉर्म मूवमेंट भी चले हैं इंडिया में। अब ये क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ तक इंडिया मॉडर्न फेस में आ गए हैं, तो जब इंडिया मॉडर्न फेस में आया है तो सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन हो गया, है ना, फिर अंधविश्वास में ज़्यादा प्रमोट करना, इन सब चीज़ में जो है फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इसी को जो है नेग्लेक्ट करने के लिए, इसी को जो है सप्रेस करने के लिए, है ना, एक राइट पाथ में जाने के लिए डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिकल मूवमेंट रन किए गए हैं। और ये रन जो है मोस्टली 1920 सेंचुरी में ही रन किए गए हैं, जिसमें डिफरेंट यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकल रिफॉर्मर आए, जिसका मेन जो मकसद था वह है जितना भी सोशल इविल्स हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गए, अनटचेबिलिटी हो गए, कास्ट सिस्टम हो गए, इन सब चीज़ से ऊपर उठना, है ना, इन सब चीज़ को रोकने के लिए जितना भी सोसाइटल इविल्स हैं, इसके लिए जो है सोशल रिफॉर्मर आए। फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इम्पोज करना, फिर रिलीजियस राइवलिज्म जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, फिर अदर रिलीजन जिसमें पूरा करप्ट प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया, तो उसको जो है प्योरीफाई करने के लिए, है ना, इन सब चीज़ को जो है कुछ जितना भी कॉजेस हैं जिसे हम डिस्कस किए हैं, इन सब चीज़ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट लाए गए। जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया, है ना, रिफॉर्मर हैं, इसके द्वारा ब्रह्मो समाज यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए, जो कि सती प्रथा के अगेंस्ट रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे, रेशनल रिलीजन को प्रमोट करते थे। फिर उसके साथ देवेंद्र नाथ टैगोर आ गए, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये ब्रह्मो समाज को जो है स्ट्रेंथन करते हैं। केशव चंद्र है ना, केशव चंद्र सेन हो गए, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं, ब्रह्मो समाज को मॉडर्नाइज करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं। फिर उसी के कैटेगरी में दयानंद सरस्वती आ गए, है ना, फिर सरस्वती स्वामी विवेकानंद है, ज्योतिबा भाई फूले हो गए, सावित्री बाई फूले हो गए। तो डिफरेंट रिफॉर्मर आए जो कि सोसाइटल रिफॉर्म किए हैं, जैसे कि अहमद खान है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, रामकृष्ण मिशन है, फिर प्रार्थना समाज आ गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, फिर संत गैज महाराज हैं, फिर नारायण गुरु हो गया, फिर बाबा रामचंद्र हो गए। डिफरेंट यहाँ पे रिफॉर्मर आए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे और लिखा हुए हैं अबॉलिशन ऑफ सती, जो मेजर रिफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, मेजर रिफॉर्म यहाँ पे अचीव किए गए हैं, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती हो गया,
तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंथिक है 1829 में, इसके द्वारा बैन किए गए हैं। तो इस टेबल को 1 बाई 1 करके कवर करोगे। क्योंकि 1-लाइनर है तो इसमें अगर जस्ट इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, बस बोलूँगा बस जो लिखा हुआ है उसी को, तो उससे अच्छा क्या है कि एक बार रेड कर लोगे तो जो वीडियो का लेंथ है वो वीडियो का लेंथ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 1-लाइनर कवर करना। फिर नेक्स्ट फेज यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग 2 फेज में कवर करते हैं। एक होता है अर्ली फेज और एक होता है लास्ट फेज बोल लो, है ना, अर्ली फेज बोलो या फिर पोस्ट फेज बोल सकते हो, क्योंकि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो है 2 ही फेज में यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं। क्लियर है। और इसको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैं जिसके द्वारा ऐसे ऐसे रूल्स ला रहे हैं जो कि इंडियंस के अगेंस्ट हैं, है ना, उसका जो रूल करने का तरीका पूरा अनरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीज़ को जो है हटाने के लिए ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसको यहाँ पे हटाने के लिए क्या किए हैं, फ्रीडम मूवमेंट रन किए गए हैं। जैसे कि फेजेस ऑफ मूवमेंट में अर्ली रिनाइंसेंस आए, जिसमें से बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बोलते हैं। फिर अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गया जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आए, पिटिशन डालना, मॉडरेट मेथड डालना। जब इन सब चीज़ से कुछ नहीं हुआ, है ना, पिटिशन कर रहे हो बार बार, मॉडरेट मेथड अपना रहे हो, है ना, कोई वायलेंस नहीं कर रहे हो, तो जब इन सब चीज़ से कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्टली नेक्स्ट आए वो है एक्सट्रीम फेज। अब एक्सट्रीम फेज में क्या हुआ, रेडिकल मेथड जो है रेडिकल स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए गए, जैसे कि बंगाल ऑफ पार्टीशन, प्रोटेक्ट करना, उसी के साथ मशीनरी, गन्स, इन सब चीज़ का यूज़ करना, उसी के साथ मर्डर करना, या ऐसा जो है एक्सट्रीम लेवल में जो होते हैं ना उन सब चीज़ को एज अ टूल यूज़ करना स्टार्ट कर दिए गए। तो ये जो अर्ली फेज है जिसे हम लोग मॉडरेट फेज भी बोलते हैं, इसको बोल लो मॉडरेट लीडर या फिर मॉडरेट फेज। अब यही मॉडरेट फेज में इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। अब इन सब चीज़ से मॉडरेट से कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़े। कुछ एक्सट्रीमिज़म लीडर में बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, लाला लाजपत राय हो गया जिसे लाल बाल पाल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गांधीयन ईरा हो गया, गांधीयन ईरा राय जो कि नॉन वायलेंस को जो है प्रमोट किए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रन किए, फिर मास पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में भी स्टार्ट किए गए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसे 1930 में ही स्टार्ट किए गए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किए गए हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर में महात्मा गांधी हो गया, वो तो है ही हैं, उसी के साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब चीज़ का यहाँ पे मास मूवमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान रहे हैं। बाकी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी चले हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया। ये जो है आर्म स्ट्रगल को यूज़ करते थे, है ना, सेक्रेट सोसाइटी को रन करते थे जिसके थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट को टॉपल करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मेजर मूवमेंट रन किए गए जैसे कि स्वदेशी हो गया, है ना, फिर होम रूल मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जिसे साल्ट मार्च भी बोलते हैं, गांधी जी के द्वारा लेड किए गए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया जिसे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके द्वारा रन किए गए हैं। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, फिर पीजेंट मूवमेंट, फिर लेबर मूवमेंट, ये डिफरेंट मेजर मूवमेंट रन किए गए जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा था, तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल के अगेंस्ट में जाना है तब। इंपॉर्टेंट जो है लीडर भी रहे हैं जैसे कि महात्मा गांधी हो गए। तो ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या रहा और कुछ मेजर मूवमेंट, इन सब चीज़ को याद रखोगे यहाँ से। ठीक है, सरदार जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हो गया, इन सब चीज़ को ठीक है याद रहेगा क्या। चलो, इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, वो है बंगाल ऑफ पार्टीशन। कैसे हुआ पार्टीशन, देखो बंगाल जो है ये वाला बंगाल प्रोविंस, इसको ब्रिटिश चाह रहे थे कि 2 पार्ट में जो है इसको ब्रेक कर दे, एक को बोलेंगे ईस्टर्न बंगाल और एक को बोलेंगे वेस्टर्न बंगाल। इसको बोल देंगे ईस्टर्न और इसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल। अब ये लोग इसलिए कर रहे थे, इसका मेन एम क्या था कि जो बंगाल है तो बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बंगाल को क्या कर देंगे कि 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे। इस तरीके से जो है ब्रिटिश के द्वारा व्यू दिए गए थे। लेकिन इसका जो मेजर यहाँ पे मकसद था, है ना, मेन एम इसका था
वो है कि अगर इस बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों पीपल जो है, इस साइड का और ये साइड का, दोनों अलग हो जाएंगे। तो जिस तरीके से मास लेवल में जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उस मास लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करने में हमें आसानी हो जाए, ये जो है ब्रिटिश का मेन एम है। बल्कि बोले दूसरे हैं, लेकिन मेन एम यही है, और यही कारण है जिसके थ्रू बंगाल ऑफ पार्टीशन हुआ है, जिसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, 1905 में हुआ है। और रीज़न बताए गए हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे तरीके से रन कर सकें, है ना, पॉलिटिकल यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, रिलीजियस कम्युनल मूवमेंट। तो ये कुछ यहाँ पे रीज़न है। ठीक है, रीज़न ऑफ पार्टीशन यहाँ पे लिखा गया है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर भी रहे हैं पार्टीशन के टाइम, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूरल भी रहे हैं। बाकी यहाँ पे रीज़न समझ आ गया, जो बताया हूँ वही एक मेन रीज़न है। यहाँ पे और भी रीज़न है, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न है। कुछ मूवमेंट भी चले गए हैं, जैसे कि बंगाल का पार्टीशन कर रहे हो, है ना, दो भाग में बंगाल को बांट रहे हो और बटा भी है। ठीक है, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ है। तो बंगाल का पार्टीशन ना हो, या फिर बंगाल का पार्टीशन होने के बाद जो रिएक्शन आए हैं, वो रिएक्शन को मूवमेंट के फॉर्म में प्रदर्शित किए गए हैं, डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। जिसमें से पहला मूवमेंट रन किए गए हैं वो है स्वदेशी मूवमेंट, कि जितना भी अपने इंडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं उसी को यहाँ पे क्या करोगे, यूज़ करना है। ठीक है, जितना भी फॉरेन क्लोथ आ रहे हैं या फिर फॉरेन गुड्स आ रहे हैं उसको बाइकआउट करना, इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये एक रिएक्शन रहा है इंडिया का। फिर मास लेवल में प्रोटेक्शन होना, प्रोटेस्ट होना, उसी के साथ मास लेवल में डेमोन्स्ट्रेशन होना, जैसे कि मास रैलीज हो गया, स्पीचेस हो गया, कल्चरल रेसिस्टेंस हो गए, फिर एजुकेशनल मूवमेंट हो गया, फिर बाइकआउट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, है ना, ब्रिटिश कोर्ट्स को जो हैं, जो ब्रिटिश कोर्ट हैं, जो लॉयर हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको वहाँ पे छोड़ देना, फिर कॉलेजेस को यहाँ पे ड्रॉप ले लेना। तो ये कुछ यहाँ पे मेजर यहाँ पे पार्टीशन के अगेंस्ट में इंडिया के द्वारा मूवमेंट रन किए गए हैं। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट रोल को देख लेते हैं, कहाँ से आए ये सबको पता होता है। इसके द्वारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो रोल प्ले किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सत्याग्रह हो गया चंपारण का, खेदा सत्याग्रह हो गया, है ना, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गए। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ है ना 1919 में, फिर साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये सब चीज़ किसके द्वारा रन किए गए हैं, महात्मा गांधी के द्वारा ही रन किए गए हैं, जो कि कई फिलोसॉफी में बिलोंग करते हैं, भरोसे हैं, जैसे कि अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, फिर स्वदेशी मूवमेंट है, सर्वोदय हो गया, सिंपल लिविंग, इन सब चीज़ में इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, महात्मा गांधी का ये प्रिंसिपल है, ये इसका फिलोसॉफी है। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग हो गया, और ये कब से कब तक रहा है, अगर ये भी ना पता हो तो कम से कम इसका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, इन्होंने किए क्या हैं। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स हैं तो फर्स्ट गवर्नर जनरल है बंगाल का। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो कि परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किए हैं बंगाल में, रीऑर्गेनाइज किए हैं सिविल और जुडिशियल सर्विस को। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड वेलेजली हैं जो कि सब्सिडरी अलायंस को एक्सपांसन्स किए हैं। फिर लॉर्ड विलियम बेंथिक हैं जो कि सती प्रथा को अबॉलिश किए हैं। डलहौजी हो गया जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये है ना, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी इम्पॉर्टेंट ट्रेवलर हैं जो कि इंडिया में ट्रेवल किए हैं, कब से कब तक किए हैं, किसके टाइम पीरियड में ट्रेवल किए हैं, और इंडिया के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, अपने टेक्स्ट बुक में इंडिया में क्या लिखे हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। बाकी नेक्स्ट सेइंग कौन किसने क्या बोला, जैसे कि डू और डाई महात्मा गांधी के द्वारा बोले गए हैं। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी। बैक टू द वेदर्स दयानंद सरस्वती के द्वारा सेइंग है ना, इंपॉर्टेंट। ये जितना भी लिखा हुआ इंपॉर्टेंट कोटास हैं, चलो ये पूरा कोटा से इंपॉर्टेंट कवर करना है। इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म यहाँ पे किए गए हैं, तो ये भी याद रखोगे क्योंकि वन लाइनर है ना, ये वन लाइनर है, अपने से हो जाएगा। कुछ नेशनल कांग्रेस सेशन है, इंपॉर्टेंट नेशनल कांग्रेस सेशंस का, उसका आउटकम क्या है उसको भी याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडियन हिस्ट्री में कौन रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हेस्टिंग्स रहे हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, ये वाला पूरा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी हैं तो इसको भी कवर करोगे, ठीक है। फेमस लीडर भी है यहाँ पे, उसका निक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार अपने से इसको बस कवर हमें करना है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हो गया पूरा कंप्लीट हिस्ट्री। लास्ट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 का MCQ डल जाता है ना, टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, तो उसको एक बार अपने से प्रिफर कर लेना। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।